Hello students, welcome to Agmic Academy. I am your teacher for this lecture. In this lecture, we are going to discuss class 10th HP board mock test for term 1. Alright, तो देखते हैं इसमें क्या questions थे and how we are supposed to do it. तो जैसे जैसे हम questions करेंगे आपके जो concepts weak हैं वो भी revise हो जाएंगे. तो start करते हैं. तो जैसे कि मैंने कहा हम करने वाले हैं mock test HP board class 10. तो सबसे पहले वी आर गोइंग टू सी द पैटर्न. किसी में भी जनरल इंस्ट्रक्शंस जो होती हैं या जो पैटर्न है क्वेश्चन पेपर का, कितने चॉइसेस हैं, कितने क्वेश्चंस करने हैं, वो अच्छे से पढ़ना जरूरी है. तो लुक हियर, इसमें जनरल इंस्ट्रक्शंस आपको ये दी हुई हैं. पार्ट 1 है क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 2 सेक्शंस, सेक्शन 1 एंड 2. तो 2 सेक्शंस हैं. सेक्शन 1 इज ऑब्जेक्टिव टाइप. इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं 1 to 20 MCQs of 1 mark each with 3 or 4 options provided. तो हर क्वेश्चन में आपको 3 या 4 ऑप्शंस दी होंगी जिनमें से आपने एक टिक करनी है जो करेक्ट है. ऑलराइट, फिर जो सेक्शन 2 है दैट विल बी सब्जेक्टिव टाइप. अब सेक्शन 2 के आपके 3 पार्ट्स हैं A, B and C. पार्ट A ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 21 to 27 कैरिंग 2 मार्क्स एंड यू हैव टू डू एनी 4. तो जैसे ये 7 क्वेश्चंस हैं, यू हैव टू डू एनी 4. अगर आप 4 से ज्यादा करते हो तो पहले 4 ही आपके मार्क होंगे. तो मेक श्योर कि आप उतने ही क्वेश्चंस करो जितने आपको बोले गए हैं और वो वाले करो जो आपको अच्छे से आते हैं. राइट, फिर पार्ट बी जो सेक्शन 2 का है सब्जेक्टिव टाइप, इसमें है 28 to 34 क्वेश्चंस कैरिंग 3 मार्क्स ईच एंड यू हैव टू अगेन डू एनी 4. कोई भी 4 क्वेश्चंस आपने इसमें से अटेम्प्ट करने हैं. फिर पार्ट सी है क्वेश्चन नंबर 35 to 38 कैरिंग 5 मार्क्स. ये 5 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं. यू हैव टू डू एनी 2. तो कोई भी 2 क्वेश्चंस इनमें से हमको अटेम्प्ट करने हैं. तो स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो, यहां पे हमें क्या दिया है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज 1200, देयर एलसीएम इज 80. तो एचसीएफ निकालना है. तो यहां पे हम क्या करते हैं, एज्यूम कर लेते हैं लेट 2 नंबर्स बी A एंड B. तो मान लो लेट 2 नंबर्स बी A, B. मान लो ये हमारे 2 नंबर्स हैं. अब देखो रिजल्ट क्या होता है कि इनका जो प्रोडक्ट होगा ए बी दैट विल बी इक्वल टू देयर एलसीएम मल्टीप्लाइड बाय एचसीएफ. ऑलराइट, तो इनका HCF और LCM मल्टीप्लाई कर ले तो दैट विल बी प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स. अब ये आपको पूरा प्रोडक्ट दिया हुआ है, अलग अलग नंबर्स नहीं दिए हैं. तो पूरा प्रोडक्ट ए बी हमें दिया है 1200, LCM कितना दिया है 80 और HCF आपने निकालना है. इज इट ऑल राइट? तो देयरफॉर इस इक्वेशन से HCF आप इजीली निकाल सकते हो. इट विल बी 1200 और डिवाइडेड बाय 80. इज इट ओके? तो ये आपका डिवाइड करके 1200 by 80 कितना आ जाएगा, इट विल बी 15. सो दैट मीन्स इन दिस केस वी हैव ए ऑप्शन करेक्ट. ये देखो 1200 by 80 विल बी 15 विच इज ए ऑप्शन. तो इस क्वेश्चन में ए ऑप्शन इज करेक्ट. तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2. यू हैव टू वैल्यूएट √2 माइनस √3 इंटू √3 प्लस √2 और बताना है किस टाइप का नंबर होगा. रैशनल नंबर. रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, देखो एनी नंबर्स ऑफ द फॉर्म p by q where p and q are integers and denominator q is non-zero. होल नंबर, होल नंबर्स यू नो 0 1 2 3 एंड सो ऑन, मतलब काउंटिंग नंबर्स. या काउंटिंग नंबर्स कई बार हम नेचुरल नंबर्स को भी बोलते हैं. तो एक तरह से नेचुरल नंबर्स में अगर हम 0 और ले लें तो दैट विल बी होल नंबर. फिर इररेशनल नंबर विच इन्वॉल्व रेडिकल साइन. आपको पता है रैशनल और इररेशनल मिला के रियल नंबर्स का सेट होता है. तो जो नंबर्स रैशनल नहीं होते दे आर इररेशनल. फिर नेचुरल नंबर इज 1 2 3 4 एंड सो ऑन. तो चेक करते हैं यहाँ पे, वी नीड टू ऑब्टेन दिस प्रोडक्ट. √2 पहली टर्म है माइनस √3, फिर है √3 प्लस √2. इज इट ऑल राइट? अब देखो इसको आप ऐसे लिख सकते हो सो दैट फॉर्मूला कैन बी अप्लाइड. √2 माइनस √3 मल्टीप्लाइड बाय √2 प्लस √3. तो सेकेंड टर्म ये लिख लेते हैं. तो a माइनस बी, a प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा विच इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. तो √2 का स्क्वायर और माइनस √3 स्क्वायर विल बी इक्वल टू हाउ मच, 2 माइनस 3 विच इज इक्वल टू -1. अब देखो ये नंबर आपका होल नंबर नहीं है,
ये नेचुरल नंबर भी नहीं है और ये इरेशनल भी नहीं है। ये कैसा नंबर है? दिस इज अ रैशनल नंबर। सो दैट मीन्स हेयर ए ऑप्शन है रैशनल नंबर, तो वी हैव ए ऑप्शन करेक्ट। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन इज दैट इफ -4 इज अ जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो k की वैल्यू बतानी है। अब देखो पॉलिनोमियल आपको मान लो px से डिनोट करते हैं, तो पॉलिनोमियल क्या गिवन है? देखो वी हैव x स्क्वायर माइनस x और फिर है हमारे पास माइनस ऑफ ब्रैकेट 2 प्लस 2k। तो अगर आपको कहा है कि -4 जीरो है पॉलिनोमियल का, तो इसका मतलब p ऑफ -4 विल बी इक्वल टू 0। तो x की जगह -4 पुट करो, तो वी आर गेटिंग -4 का स्क्वायर माइनस ऑफ -4 माइनस ऑफ 2 प्लस 2k विल बी इक्वल टू 0। तो बस इक्वेशन आ गई, सॉल्व करके निकालते हैं k की वैल्यू। तो लेट अस सिंप्लीफाई हियर। ये देखो दिस इज 16 प्लस 4 minus 2k is equal to 0. 16 plus 4 is 20, 20 minus 2 is 18, तो 18 is equal to 2 times k. So that means k की वैल्यू कितनी आ गई? देखो 18 by 2 that is 9. So value of k is 9. तो कौन सी ऑप्शन है देख लेते हैं। k की वैल्यू हमारी 9 आई है, यू कैन सी इट इज बी ऑप्शन, तो यहां पे बी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अल्फा बीटा आर जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो आपने बताना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k इफ 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज 20। अब देखो आपको पॉलिनोमियल ये दिया है px, वी आर गिवन पॉलिनोमियल px टू बी इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 6x प्लस k। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके आपको जीरोस दिए हैं अल्फा और बीटा। तो देखो सम ऑफ फ्रूट्स अगर हम लेते हैं यहाँ पे जीरोस का, या सम ऑफ जीरोस कह लो, तो अल्फा प्लस बीटा कितना होता है? माइनस बी अपॉन ए। ये देखो अगर आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c और इसके जीरोस हैं अल्फा और बीटा, तो क्या रिजल्ट होता है हमारे पास? वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा विल बी इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, और जो प्रोडक्ट आएगा देखो अल्फा इंटू बीटा दैट विल बी इक्वल टू सी अपॉन ए। दिस इज द रिजल्ट जो हम यहाँ पे यूज करेंगे क्या निकालने के लिए? आपको k निकालना है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस ऑफ माइनस 6 अपॉन 1 दैट इज इक्वल टू 6। फिर प्रोडक्ट लो, यहाँ पे लेट अस टेक नाउ द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट विल बी अल्फा इंटू बीटा, तो ये कितना होता है? देखो c अपॉन ए, तो इस क्वेश्चन में हमारे पास ये हो गया कितना? k अपॉन 1 दैट इज इक्वल टू k। इज इट ऑल राइट? तो अल्फा प्लस बीटा हमें कितना मिल रहा है? 6। यहां से बीटा लिख सकते हो 6 माइनस अल्फा, इजंट इट? वी कैन राइट बीटा इन दिस फॉर्म। अब देखो एक रिजल्ट अल्फा बीटा में हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या रिजल्ट है? 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज 20। इसको यूज करते हैं क्योंकि दो अननोन्स हैं तो हमें दो इक्वेशंस चाहिए होती हैं। तो 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 20। इज इट ऑल राइट? यही दिया हुआ है, एक बार ही चेक कर लेते हैं। यस, 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज 20। अब एक काम करो, यहां से बीटा की वैल्यू निकाल के हम इसमें पुट करेंगे सो दैट वी हैव कंप्लीट इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ अल्फा। तो हमारे पास आ गया 3 अल्फा प्लस 2 टाइम्स बीटा की वैल्यू है 6 माइनस अल्फा। इज इट ओके? वैल्यू ऑफ बीटा इज 6 माइनस अल्फा, यहां पे लिख लेते हैं, और दिस इज इक्वल टू 20। नाउ सिंप्लीफाई टू फाइंड अल्फा। वी हैव 3 अल्फा प्लस 12 माइनस 2 अल्फा इज इक्वल टू 20। अब देखो अल्फा कितना हो गया? 20 माइनस 12 दैट इज इक्वल टू 8, और बीटा यहां से निकालते हैं 6 माइनस अल्फा। So we have value of beta as 6 minus alpha, मतलब 6 minus 8 that is minus 2। ये बीटा आ गया। अब देखो k कितना है? k is alpha into beta। k की वैल्यू चाहिए तो वो कितनी है? alpha into beta। तो let us obtain this now। तो k is equal to alpha into beta which is 8 into minus 2, that means we get answer as minus 16।
चेक करते हैं कौन सी ऑप्शन करेक्ट है। तो -16 इज द राइट आंसर। तो -16 ए ऑप्शन है, तो यहां पे ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं क्या लिखा है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पी वाई with -15 and -7 as sum and one of the zeros respectively। अब देखो ये दोनों जीरोस नहीं दिए हैं, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। -15 सम है और एक रूट मतलब एक जीरोस हमारे दिए हुए हैं -7। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपने पी वाई बताना है। अब आप यहां पे नोटिस करो, जैसे अगर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पी वाई की बात करते हैं और मान लो इसके जीरोस जो हैं सपोज दे आर अल्फा एंड बीटा, तो आपको एक तो उनका सम दिया हुआ है। वी आर गिवन दैट अल्फा प्लस बीटा दिस इज इक्वल टू -15, ऑलराइट। और एक जीरोस दिया है, मान लो अल्फा कह लो, तो अल्फा की वैल्यू आपको दी है -7। अब हम बीटा निकाल लेते हैं यहां से, दोनों जीरोस हमें मिल जाएंगे। सो वी हैव -7 प्लस बीटा इक्वल टू -15। इसका मतलब बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, -8। तो अल्फा है -7 और बीटा की वैल्यू आ गई -8। अब देखो यहां पे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना सकते हैं। ये देखो पी वाई क्या हो जाएगा आपका। नाउ पी वाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विल बी y माइनस अल्फा इंटू वाई माइनस बीटा। पी वाई का मतलब वेरिएबल हमें y चाहिए। इज इट ऑल राइट? सो अल्फा इज -7, दैट इज y माइनस माइनस +7 और y माइनस बीटा। बीटा इज -8 माइनस माइनस +8। लेट अस सिंप्लीफाई बाय मल्टीप्लाइंग। सो दिस इज इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 8y प्लस 7y प्लस 7 8 56। तो इसका मतलब हमारा पी वाई पॉलिनोमियल जो है वो आ गया y स्क्वायर प्लस 15y एंड प्लस 56। सो दिस इज द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। चेक करते हैं कौन सी ऑप्शन करेक्ट है। तो y स्क्वायर प्लस 15y प्लस 56। तो यहां पे देखो y स्क्वायर प्लस 15y प्लस 56 इज सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी। अब देखो आपको लगेगा ये भी ऑप्शन करेक्ट हो सकती है, एक्स स्क्वायर प्लस 15 एक्स प्लस 56 इसी टाइप का पॉलिनोमियल है ना, पर ये पॉलिनोमियल एक्स की टर्म्स में है। उन्होंने स्पेसिफिकली क्वेश्चन में मेंशन किया है पी वाई, दैट मीन्स वेरिएबल शुड बी वाई। तो आप बी नहीं सी ऑप्शन ही टिक करोगे। इज इट ओके? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लुक एट नाउ क्वेश्चन नंबर 6। यू आर गिवन टू लीनियर इक्वेशंस इन एक्स एंड वाई। तो आपको एक्स अपॉन वाई निकालना है। For that we will separately obtain x and y first of all। तो देखो पहली इक्वेशन लिखते हैं। पहली इक्वेशन हमें दी है ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू a माइनस बी, और सेकेंड इक्वेशन आपको दी है bx माइनस ए वाई इज इक्वल टू a प्लस बी। अब इक्वेटिंग तो कोफिशिएंट से कर लेते हैं। तो पहली वाली जो इक्वेशन है y के कोफिशिएंट इक्वेट करने के लिए इसको a से मल्टीप्लाई करो और यहां पे इसको मल्टीप्लाई करते हैं b से। सो वी आर गेटिंग a स्क्वेयर एक्स प्लस ए बी वाई दिस इज इक्वल टू a स्क्वेयर माइनस ए बी, राइट? नाउ द सेकेंड इक्वेशन वी हैव b स्क्वेयर एक्स माइनस ए बी वाई इज ए बी एंड प्लस वी हैव b स्क्वेयर। अब देखो y के कोफिशिएंट्स हमारे ऑपोजिट आ ही रहे हैं, तो यहां पे सिंपली इनको क्या कर दो, इक्वेशंस को ऐड कर दो। तो वी गेट ए स्क्वेयर एक्स प्लस बी स्क्वेयर एक्स, ऑलराइट। ये दोनों टर्म्स देखो आपस में कैंसिल हो गई, माइनस ए बी वाई प्लस ए बी वाई। राइट साइड पे देखो माइनस ए बी प्लस ए बी बी कैंसिल हो जाएगा। तो वी आर गेटिंग राइट साइड एज नाउ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। अब लेफ्ट साइड पे x कॉमन ले लो, तो वी हैव x इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। तो कैंसिल कर दो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, दैट मीन्स वी आर गेटिंग x की वैल्यू टू बी इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू आ गई 1। इसको किसी भी एक इक्वेशन में ओरिजिनल में पुट कर दो, ठीक है? मान लो ये वाली इक्वेशन फर्स्ट है, ओरिजिनल वाली, जब a से मल्टीप्लाई नहीं किया था। तो देखो 1 क्या थी,
ax plus by is equal to a minus b. This was first equation. तो इसमें हम पुट करते हैं x को 1. Alright, तो let us put x equal to 1 over here. We get a into 1, that is a, plus by is a minus b. As you can see, a will get cancelled, b भी cancel हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? -1. Is it all right? आपको क्या निकालना था? आपको निकालना था x upon y. तो x upon y will be equal to 1 upon -1. That means ये रेशो आई है कितनी? -1. तो x upon y is -1. Let us check the correct option over here. तो यहाँ पे देखो, इसमें x upon y की वैल्यू हमें पूछी गई थी, -1 आई है, इसका मतलब बी ऑप्शन करेक्ट है. राइट? समझ में आ गया? अगले क्वेश्चन पे चले. तो look at now question number 7. Seventh question is the value of k we have to find for which the system of equations has no solution. अब देखो इसमें कॉन्सेप्ट क्या होता है. अगर आपके पास दो इक्वेशंस हैं, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 और सेकेंड इक्वेशन है a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2. तो इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में हमारे पास नो सॉल्यूशन कब होता है? देखो, ग्राफिकली नो सॉल्यूशन का मतलब होता है कि लाइंस पैरेलल हैं, एक भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर रही, और कंडीशन ये होती है कि a1 अपॉन a2 शुड बी इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2. तो अब हम दो इक्वेशंस हमारी लिखते हैं और इस कंडीशन से करते हैं कंपेयर. फर्स्ट इक्वेशन इज x प्लस 2y is equal to 5. all right, और सेकेंड इक्वेशन है 3x प्लस ky प्लस 15 का मतलब इक्वल टू -15. इस फॉर्म में हमने लिख लिया. अब नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन वी आर गोइंग टू अप्लाई हेयर. all right, तो दिस सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन. तो ये वाली कंडीशन अप्लाई करते हैं. a1 अपॉन a2 मतलब 1 अपॉन 3. दिस शुड बी y1 अपॉन y2 विच इज 2 अपॉन k and this should not be equal to, किसके इक्वल देखो नहीं होना चाहिए, c1 अपॉन c2 के मतलब 5 अपॉन -50. Is it all right? It means in a way we have 1 upon 3 should be equal to 2 upon k and not equal to -1 upon 3. अब देखो k की वैल्यू आपको निकालनी है. तो अगर आप इन दोनों को इक्वेट करते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो k इज कमिंग आउट टू बी 6. और ये कंडीशन भी साथ साथ सेटिस्फाई होनी चाहिए. Isn't it? वैसे यहां भी देख सकते हो ये इक्वल नहीं होंगे, बिकॉज लेट मी राइट दिस वन प्रॉपरली. ये 1/3 था. आप एक चीज नोटिस कर सकते हो यहां पे कि 1 अपॉन 3 इज नॉट इक्वल टू -1/3, तो ये इक्वल नहीं होंगे. इज इट ऑल राइट? पर k की टर्म्स में अगर आपको कंडीशन ये देखनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो. -k इज नॉट इक्वल टू 6 मतलब k -6 नहीं होना चाहिए और k 6 होना चाहिए. तो k की वैल्यू पूछी है, तो यही हमारा आंसर होगा, k इक्वल टू 6. तो लेट अस चेक विच ऑप्शन हेयर इज करेक्ट. तो k इक्वल टू 6 हमारी कौन सी ऑप्शन है? A. तो here A option will be correct. all right, तो A option is correct. तो no solution की condition आप simply apply करोगे. Now let us look at question number 8. The line 5x minus 3y minus 18 equal to 0 meets y-axis at which point? Now if you recall, if you take coordinate axis, मान लो हम यहाँ पे coordinate axis लेते हैं. Suppose I have x-axis and y-axis. all right, सपोज ये हमारे पास है, ये हो गई. और कोई भी लाइन सपोज हम ले रहे हैं, सपोज लाइन इज लाइक दिस. इज इट ओके? तो कोई भी लाइन अगर y एक्सिस को किसी पॉइंट पे कट करती है, जैसे ये वाला पॉइंट है देखो, तो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट विल बी 0. isn't it? Any point on y axis is of the type 0, y. तो उसका मतलब वो जो पॉइंट होगा उसका x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? 0. अब आपको लाइन की इक्वेशन क्वेश्चन में दी है 5x minus 3y minus 18 equal to 0. तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए let us put x equal to 0. x coordinate will be 0. So put करो, we get minus 3y minus 18 is equal to 0.
इसका मतलब -3y इज इक्वल टू 18, दैट मीन्स y इज इक्वल टू कितना, -6. इज इट ऑल राइट? तो जो रिक्वायर्ड पॉइंट है वो हमारा आ गया 0, -6. इसका मतलब पता है क्या हुआ, जैसे अगर आप कोऑर्डिनेट एक्सिस देखोगे, सपोज यू हैव दिस एज y एक्सिस, ये हमारे पास है अगर x एक्सिस, ये देखो, तो लाइन कुछ इस तरह से है, ये 0, -6 पे कट कर रही है, तो ये वाले पॉइंट की बात कर रहे हैं हम 0, -6. सो दिस इज द रिक्वायर्ड पॉइंट, राइट? तो लेट अस चेक विच ऑप्शन हेयर वुड बी करेक्ट. 0, -6 as you can see is B option. So B option here would be correct, right? Next question, question number 9. You are given quadratic equation x square minus 4x plus p equal to 0 and you are given it has real roots. तो आपने बताना है inequality p के ऊपर क्या होगी. तो कंडीशन क्या होती है, देखो, अगर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 और इस इक्वेशन के रूट्स रियल हैं. रियल रूट्स का मतलब है कि वो रूट्स रियल के साथ साथ या तो इक्वल होंगे या अनइक्वल होंगे. तो डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर दोनों कंडीशंस आएंगी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. यू नो दैट d इज द डिस्क्रिमिनेंट हुज वैल्यू इज गिवन बाय b स्क्वायर माइनस 4ac. तो यही रिजल्ट हम यूज करते हैं. हमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है वो है x स्क्वायर माइनस 4x प्लस p इक्वल टू 0. Let us take the condition that d will be greater than or equal to 0 because in the question we are given that roots are real. तो ये ले लो, b स्क्वायर हो गया कितना, -4 का स्क्वायर, ऑल राइट, एंड -4 इंटू a इज x स्क्वायर का कोफिशिएंट विच इज 1 और c कांस्टेंट है p, ये होना चाहिए ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. तो लेट अस सिंप्लीफाई. we get 16 is greater than or equal to 4p. तो 4 से डिवाइड कर दो. पॉजिटिव क्वांटिटी से डिवाइड करने पे साइन ऑफ इनइक्वालिटी सेम रहता है, पर अगर नेगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो तो रिमेंबर साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्स होता है. तो यहां हम 4 से ही डिवाइड कर रहे हैं जो पॉजिटिव है, तो वी गेट 4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू p. और इस कंडीशन को कैसे लिख सकते हैं, वी कैन से दैट मीन्स वी हैव कंडीशन p के ऊपर हमारी ये आई है कि p इज लेस देन और इक्वल टू 4. This is the condition on P. So let us check which option here would be correct. So P is less than equal to 4 as you can see is B option. So B option is correct, right? Next question, question number 10. If one root of the equation is 2, तो आपने A की वैल्यू बतानी है. अब देखो, कभी भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, जैसे ये है 2x स्क्वायर प्लस ax प्लस 6 इक्वल टू 0, आपको एक रूट दिया हो. अब जैसे दो रूट्स दिए हैं तो यूजुअली हम सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं. एक रूट मान लो अल्फा अगर आपको 2 दिया है तो इसको यूज कैसे करेंगे कि रूट का मतलब क्या होता है, x की वो वैल्यू जिसके लिए इक्वेशन सेटिस्फाइड है. सेटिस्फाइड का मतलब लेफ्ट और राइट साइड्स क्या है, इक्वल है. तो अगर अल्फा इक्वल टू 2 हमारा रूट है तो इसका मतलब ये हो गया कि 2 सेटिस्फाइज द गिवन इक्वेशन. तो हम यहां पे लेते हैं कि 2 गिवन इक्वेशन को करेगा सेटिस्फाई. तो जहां भी आपके पास x है वो रिप्लेस होगा किससे, 2 से. रूट का मतलब x की वैल्यू. तो वी हैव 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस a इंटू 2 एंड प्लस 6 इज इक्वल टू 0. नाउ लेट अस सिंप्लीफाई. वी विल गेट द वैल्यू ऑफ a. 2 2s are 4, 4 2s are 8 plus 6 plus 2a is equal to 0. That means 2a is equal to minus 14. That means value of a is coming out to be minus 7. Alright. तो a की वैल्यू कितनी आ गई, minus 7. Let us check the options over here. तो you can see here minus 7 is B option. तो B option is correct. Right. Let's see the next question now. अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है. एक रूट आपका रेसिप्रोकल है ऑफ द अदर रूट, तो k की वैल्यू चाहिए. लेट मी राइट द इक्वेशन. इक्वेशन इज 5x स्क्वायर प्लस 13x प्लस k इक्वल टू 0. इज इट ऑल राइट? अब देखो इसके रूट्स कैसे हैं. अगर एक रूट अल्फा है तो दूसरा उसका रेसिप्रोकल दिया हुआ है, यही दिया है ना, वन रूट इज रेसिप्रोकल.
अब अगर रूट्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं तो यहाँ पे देखो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, लुक हियर, इफ वी टॉक अबाउट प्रोडक्ट ऑफ रूट्स तो वो हो जाएगा अल्फा इंटू 1 अपॉन अल्फा, जो कि कितना आ गया 1। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालते कैसे हैं, c अपॉन a से, isn't it? तो this implies we have c अपॉन a will be equal to 1। अब यहाँ पे देखो, ये अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी होती है स्टैंडर्ड ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इन प्लेस ऑफ c वी हैव k और इन प्लेस ऑफ a वी हैव 5, तो पुट कर दो। इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास आ गया k अपॉन 5 इज इक्वल टू 1, राइट? तो दैट गिव्स यू वैल्यू ऑफ k टू बी इक्वल टू 5। तो k की वैल्यू हमारे पास आ गई 5। तो विच ऑप्शन, लेट अस सी, जस्ट अ मोमेंट। तो यहाँ पे देखो आपके पास k की वैल्यू 5 है, विच इज डी ऑप्शन। तो हेयर वी विल से डी ऑप्शन इज करेक्ट, राइट? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लुक एट नाउ क्वेश्चन नंबर 12। अब देखो सीक्वेंस सीरीज के ऊपर क्वेश्चन है, मतलब एपी के ऊपर। 7th एंड 13th टर्म्स ऑफ एन एपी आर गिवन, तो आपको 18th टर्म बतानी है। अब देखो इसमें सिंपल सा कॉन्सेप्ट एपी का यूज होगा कि अगर आपके पास एपी है ए प्लस डी, ए प्लस 2d एंड सो ऑन, मतलब फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस डी है, तो nth टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसमें हमें एपी गिवन नहीं है, तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि लेट a बी द फर्स्ट टर्म एंड d बी द कॉमन डिफरेंस। इज इट ऑल राइट? तो एज्यूम कर लो, लेट a बी द फर्स्ट टर्म एंड d बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ AP, कॉमन डिफरेंस ऑफ AP, राइट? अब देखो आपको क्या दिया है, 7th और 13th टर्म्स हमें दी हुई हैं। आपको गिवन है कि 7th टर्म है 34 एंड वी आर गिवन दैट 13th टर्म इज इक्वल टू 64। आपने बतानी है कौन सी 18th टर्म, तो उसके लिए पहले आपको यहाँ पे a और d निकालना पड़ेगा। और देखो हमने कहा फॉर्मूला क्या होता है, ये वाला फॉर्मूला, an इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a7 कितना हो जाएगा, जो भी टर्म लेते हो देखो d का कोफिशिएंट उससे पिछला नंबर होता है। तो अगर a7 की बात कर रहे हैं तो ये हो जाएगा a प्लस 6d इज 34, कॉल इट एज इक्वेशन 1। फिर a13th टर्म है तो d का कोफिशिएंट विल बी इट्स प्रीवियस नंबर दैट इज 12। सो वी हैव a प्लस 12d, कितना आ गया 64। इज इट ऑल राइट? ये आ जाएगा। लेट अस कॉल दिस एज 2। तो दीज आर द टू इक्वेशंस। सॉल्व करके a और d निकालना है। a के कोफिशिएंट ऑलरेडी सेम है, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं 2 माइनस 1। तो a माइनस a कैंसिल हो गया, 12d माइनस 6d इज 6d, राइट साइड 64 माइनस 34 इज 30। इसका मतलब कॉमन डिफरेंस आ गया 5। अब a निकालने के लिए d की वैल्यू को पुट कर दो कहाँ, 1 में। तो लेट अस पुट इन 1। सो वी आर गेटिंग a प्लस 6 5 30 इज इक्वल टू 34। दैट मीन्स वी गेट वैल्यू ऑफ a एज 4। तो a की वैल्यू आ गई 4। अब आपको देखो कौन सी टर्म निकालनी थी, 18th टर्म। तो वी नीड टू ऑब्टेन 18th टर्म। फिर से a प्लस n माइनस 1d होती है nth टर्म, तो जो भी टर्म ले रहे हो d का कोफिशिएंट उससे पिछला नंबर। तो 18th टर्म है तो इट विल बी a प्लस 17d। इज इट ऑल राइट? ये आ जाएगा। तो पुट कर दो वैल्यूज। दिस इज इक्वल टू 4 प्लस 17 मल्टीप्लाइड बाय हाउ मच, 5। इज इट ऑल राइट? ये हो जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू नाउ 4 प्लस 17 5 85। दैट मीन्स आंसर इज 89। तो ये आ गई हमारी 18th टर्म। चेक करते हैं कौन सी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। तो 89 इज द आंसर। एज यू कैन सी इट इज सी ऑप्शन, तो यहां पे आएगी सी ऑप्शन करेक्ट, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13th। अगेन एपी का क्वेश्चन है, आपको दिया है दीज आर 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एपी। अब देखो जैसे कोई भी 3 टर्म्स ए बी सी अगर आपकी एपी में होती हैं,
तो आपको पता है डेफिनेशन ऑफ एपी क्या होती है, डिफरेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव टर्म्स इज सेम, मतलब अगली से पिछली माइनस करो तो डिफरेंस सेम आएगा। तो यहाँ पे एक तरह से b माइनस ए होगा c माइनस बी, जिसको हम ऐसे भी लिख लेते हैं 2b इज इक्वल टू a प्लस सी। इसका मतलब जब भी आपको एपी की 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स दी हैं तो आप ये रिजल्ट डायरेक्टली यूज कर सकते हो कि ट्वाइस द मिडिल टर्म इज फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो हम यहाँ पे यही करेंगे। देखो हमें 3 टर्म्स क्या दी हैं एपी में, वी आर गिवन दैट इन एपी 3 टर्म्स आर k प्लस 1, 3k एंड 4k प्लस 2। अब ये रिजल्ट अप्लाई कर दो, ट्वाइस द मिडिल टर्म इज फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो इसका मतलब 2 times 3k will be equal to k plus 1 plus 4k plus 2. Let's simplify. We have to find the value of k. So we have 6k is equal to 5k plus 3. That means value of k is coming out to be 3. Right? तो simple question. k की value है 3. Let us check the correct option. तो यहाँ पे देखो 3 है हमारी डी ऑप्शन, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लुक एट नाउ 14th क्वेश्चन। इफ 7 टाइम्स द 7th टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू 11 टाइम्स द 11th टर्म, तो 18th टर्म क्या होगी। देखो इसमें ना एक डायरेक्ट रिजल्ट भी होता है। क्या रिजल्ट होता है, अदरवाइज इसको बिना रिजल्ट के भी कर सकते हैं। आई विल टेल यू बोथ द मेथड्स। रिजल्ट ये होता है कि अगर m टाइम्स द mth टर्म, बात किसकी हो रही है, एपी की, इज इक्वल टू n टाइम्स द nth टर्म, इज इट ऑल राइट, ये तो फिर हमारे पास m प्लस nth टर्म कितनी होती है, उस एपी की 0 होती है। अब यहां पे देखो जैसे आपको क्वेश्चन में दिया है कि 7 टाइम्स द 7th टर्म इज इक्वल टू 11 टाइम्स द 11th टर्म। इन प्लेस ऑफ m यू हैव 7, इन प्लेस ऑफ n वी हैव 11। तो इसका मतलब ये हो गया t 7 प्लस 11 मतलब 18th टर्म। तो 18th टर्म कितनी आएगी हमारी, 0 आएगी। तो ये डी ऑप्शन में आपको 0 दिया है, तो करेक्ट ऑप्शन डायरेक्ट रिजल्ट यूज कर रहे हो तो क्या आ गई, डी आ गई। तो ये डायरेक्ट रिजल्ट आप यूज कर सकते हो। वरना देखो और करके लेते हैं कि सेकेंड मेथड बिना रिजल्ट यूज किए भी आप कर सकते हो। जैसे हमें दिया है 7 टाइम्स द 7th टर्म, लुक हियर, लेट मी राइट हियर कि 7 टाइम्स द 7th टर्म इज 11 टाइम्स द 11th टर्म ऑफ एपी। एपी में अज्यूम कर लो कि मान लो फर्स्ट टर्म हमारी है स्मॉल a, इज इट ऑल राइट, और सपोज कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू d। तो फिर से nth टर्म का हम फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। क्या फॉर्मूला होता है, देखो nth टर्म का a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये हो जाएगा 7 टाइम्स a प्लस 6d एंड दिस विल बी 11 टाइम्स a प्लस 10d। These two are equal. Let us see what are we getting. 7a plus 7 6 are 42d is equal to 11a plus 110d. Is it all right? हमारे पास ये कंडीशन आ गई। Let us simplify. सारी टर्म्स ये दोनों राइट साइड पे ले जाओ। 11a minus 7a will be 4a. All right? और 110 minus 42 will be 68. D is 0. डिवाइड बाय 4, 4 से इसको कर दो डिवाइड, वी गेट a प्लस 17d इज 0। अब देखो यही तो 18th टर्म होती है। जैसे nth टर्म मैंने आपको बताया कितनी होती है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a प्लस 17d 0 है, दिस इंप्लाइज वी हैव 18th टर्म AP की कितनी हो गई, 0। तो आप बिना रिजल्ट के भी कर सकते हो, इवन दैट विल गिव यू द सेम आंसर। या हम डायरेक्ट रिजल्ट यूज करके कर लें तो हमारा क्वेश्चन एक ही स्टेप में हो जाएगा। अगर ये रिजल्ट याद है तो करेक्ट ऑप्शन इज डी एज वी हैव रिटन। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 15। 15th क्वेश्चन में आपको फिगर दी हुई है जिसमें कहा है DE जो है वो AC के पैरेलल है। तो आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अब आप इस फिगर में देखो ABC में अगर DE पैरेलल है AC के तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स विल बी प्रोपोर्शनल। इज इट ऑल राइट। तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि बिकॉज वी आर गिवन
DE is parallel to AC. Is it all right? What does this imply? जैसे आपके पास हो जाएगा DE अपॉन AC विल बी इक्वल टू, अब छोटे वाला ट्राइंगल ये देखो BED ले रहे हो और बड़े वाला BCA ले रहे हो, तो DE अपॉन AC विल बी DB या BD कह लो, और बड़े वाले ट्राइंगल की साइड कितनी हो गई? BA. This is the result that we have because sides are proportional. Is it all right? तो अब यहां पे ले लो DE अपॉन AC means X अपॉन Y. Is it all right? ये हो जाएगा. And this will be equal to BD is A, और देखो BA कितना है फिगर में? It is A plus B. As you can see, it is BD plus DA, that is A plus B. अब यहां से आपको x या y निकालना है. अब देखो अगर x निकालना है तो y को राइट साइड पे ले जाओ, तो x is a into y डिवाइडेड बाय a plus b. चेक करो क्या ये ऑप्शन है. तो देखो x is equal to ay अपॉन a plus b, c ऑप्शन दी है, तो इसका मतलब क्वेश्चन में c ऑप्शन विल बी करेक्ट. इज इट ओके? तो ये था हमारा क्वेश्चन. इज इट ओके? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. Look at now question number 16. Length of diagonals of a rhombus are given. तो आपको length of side of rhombus चाहिए. अब देखो rhombus में क्या रिजल्ट होता है. जैसे अगर आप कोई भी मान लो ये rhombus ड्रॉ कर रहे हो, suppose we have this as the rhombus, right? A, B, C, D, और इसके दो diagonals हैं AC और BD. राइट आपको पता है रोम्बस के डायगोनल्स परपेंडिकुलर होते हैं. और उसके अलावा देखो कंडीशन क्या होती है कि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ साइड्स, ये रिजल्ट होता है कि चारों साइड्स के स्क्वायर का सम AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस वी हैव CD स्क्वायर और प्लस DA स्क्वायर, इट इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डायगोनल्स. डायगोनल्स दो कौन से हैं? AC और BD, तो इट इज AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर. तो दिस इज द रिजल्ट इफ यू हैव A, B, C, D as rhombus. ठीक है ना? तो अगर हमारे पास ये rhombus है तो ये रिजल्ट ट्रू होगा. अब देखो rhombus में सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो हम एज्यूम कर लेते हैं लेट ऑल द साइड्स बी ऑफ लेंथ A. तो आपको यही तो बताना है लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द rhombus. तो पुट करो यहाँ पे, तो ये हो गया A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर. All four sides are equal in a rhombus. AC. अब देखो लेंथ ऑफ डायगोनल्स आपको 16 और 12 दी हैं. बड़े वाला AC जो है हमारा वो कितना है? 16 सेंटीमीटर्स, और छोटे वाला डायगोनल BD दैट इज गिवन टू बी 12 सेंटीमीटर्स. ठीक है, तो यूनिट्स दोनों में ही सेंटीमीटर्स हैं. चेक करना जरूरी होता है कि यूनिट सेम हो. तो यहां पुट कर दो, दिस विल बी 16 स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर. That means we have 4a square equal to 256 plus 144. Is it all right? Add कर लो, तो we are getting 4a square is equal to 400. That means a square will be equal to 100. स्क्वायर रूट ले लो, a नेगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि लेंथ ऑफ साइड है. तो लेंथ ऑफ साइड ऑफ रोम्बस a हमारे पास आ गई 10, तो ये भी किस में आएगी? सेंटीमीटर्स में. Is it all right? So this is the length of the side of a rhombus. So let us check which option here would be correct. तो 10 आपको B option दी है, तो B option here would be correct, right? Next question, question number 17. In a triangle PQR, we have D and E as points on the sides PQ and PR respectively. तो देखो एक triangle बनाते हैं हम. Suppose this is the triangle. All right, triangle is PQR. आपको कहा है P और Q, D और E points है on sides PQ and PR such that DE is parallel to QR. तो यहाँ पे मान लो ये ले लेते हैं, तो DE जो है आपको दी है parallel to QR. Is it okay? ये हो जाएगा. अब आपको लेंथ्स भी दी हुई हैं कुछ और, वो हम लिखते हैं कि लेंथ PD is 2.5 सेंटीमीटर्स. सो दिस इज 2.5 सेंटीमीटर्स. QD ये लेंथ देखो कितनी दी है? 3.0 मतलब 3 सेंटीमीटर्स.
देन वी आर गिवन PE, ये लेंथ कितनी दी है 3.75 सेंटीमीटर्स. एवरीथिंग इज इन सेंटीमीटर्स. वी हैव टू फाइंड PR. हम एज्यूम कर लेते हैं, मान लो ER की लेंथ कितनी है x सेंटीमीटर्स. इज इट ऑल राइट? तो ये हमारा x हो गया. अब हम रिजल्ट यूज करते हैं बिकॉज वी हैव दिस पैरेलल. ये देखो हमें दिया है DE इज पैरेलल टू PQ. तो व्हाट डज दिस इंप्लाई? वी गेट PD अपॉन DQ विल बी इक्वल टू PE अपॉन कितना ER. इज इट ऑल राइट? तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स वुड बी प्रोपोर्शनल. पुट कर दो. दैट मीन्स वी हैव 2.5 अपॉन 3. दिस विल बी इक्वल टू 3.75 और डिवाइडेड बाय x. Is it all right? तो x निकालते हैं. देखो यहां से, look here. Let us do the calculation part. 2.5x is equal to 3 into 3.75. तो यहां पे डेसिमल हटा लो बेशक, सॉल्व करना इजी हो जाएगा. तो you have 25 upon 10x is equal to 3 into 375 अपॉन कितना 100. एक जीरो कैंसिल हो गया यहां पे. तो x देखो कितना आ रहा है. x is equal to 3 into 375 डिवाइडेड बाय कितना 10 और एक नीचे क्या आएगा 25. कैंसिलेशन करो. 25 से इसको 375 को डिवाइड करोगे, यू विल गेट 15. So this is 15, 3s are 45 upon 10, that is 4.5. तो x 4.5 आ गया. देखो ऑलराइट. अब आपको निकालना क्या था क्वेश्चन में? देखो एक बारी क्वेश्चन देख लेते हैं. PR चाहिए. फिगर में देखो PR is PE plus ER, that is 3.75 and plus 4.5. तो let us obtain PR. तो we need to obtain PR which is equal to PE प्लस ER. तो PE हमें कितना दिया हुआ था? ये देखो PE in the figure as you can see 3.75, right? तो let me put. So it is 3.75 plus 4. एक तरह से 50. ऐड करोगे तो this is coming out to be 8.25 और यूनिट्स वही होंगे सेंटीमीटर्स. तो this is going to be the answer. All right? तो PR निकालना था. It is 8.25 centimeters. So look here. यहां पे हमारा आ गया 8.25. That is D option correct. Right? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18. Now this is based on coordinate geometry distance formula. A और B के बीच का डिस्टेंस 5 है, तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x निकालनी है. अब इसमें क्या कॉन्सेप्ट यूज होगा? If you have 2 points, say A जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1 और दूसरा पॉइंट है B जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2, तो क्या फॉर्मूला होता है? डिस्टेंस AB इज गिवन बाय अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर. Isn't it? This is the distance formula. Now in the question you are given 2 points. A जो पॉइंट है इस केस में उसके कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हैं 1, 3 एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ B आर गिवन टू बी x, 7 और ये डिस्टेंस आपको 5 यूनिट्स दिया हुआ है. तो अप्लाई कर देते हैं हम फॉर्मूला. ये देखो, तो इसका मतलब 5 विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 कितना हो गया? देखो x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मतलब 7 माइनस 3 का स्क्वायर. नाउ टू रिमूव द स्क्वायर रूट लेट अस डू स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स. इज इट ऑल राइट? तो यहां पे हम करते हैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स. तो राइट साइड पे स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएगा. लेफ्ट साइड विल बिकम 25. वी हैव x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 3 4 का स्क्वायर कितना 16. That means we are getting x minus 1 का square is equal to 25 minus 16 that is 9. अब या तो ओपन करके क्वाड्रेटिक बनाओ या फिर यहीं पे ले लो स्क्वायर रूट. Is it all right? तो we get x minus 1 will be plus minus 3. तो x कितना हो गया? देखो that means we have x equal to 1 plus minus 3.
तो दो केसेस आएंगे, 1 + 3 मतलब x की वैल्यू 4, या फिर 1 - 3, ये देखो, तो फिर x की वैल्यू कितनी, -2. तो these are the two values of x, either 4 or -2. तो let us check the right option, either 4 or -2. So that is A here. So that means A option is correct. The question is based on this distance formula, right? Next question, question number 19. The point which divides the line segment joining these 2 points in the ratio 1:2 internally lies in which quadrant? अब ये क्वेश्चन आपका किसके ऊपर देखो बेस्ड है? दिस इज बेस्ड ऑन सेक्शन फॉर्मूला, इजंट इट? तो ये क्वेश्चन है हमारा सेक्शन फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड. अब देखो आपको दिया गया है, जैसे आपको एक पॉइंट ये दिया है A, मान लो उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 7, -6. Another point is B having coordinates 3, 4. और आपको कहा है वो पॉइंट बताओ जो डिवाइड करता है AB को इन द रेशियो 1:2. मान लो वो पॉइंट P है which is dividing it in the ratio 1:2 internally. तो देखो P के कोऑर्डिनेट्स हम सेक्शन फॉर्मूला से निकालते हैं. कैसे निकलेंगे? 1 को मल्टीप्लाई करते हैं इधर वाले से और 2 को मल्टीप्लाई करोगे इधर वाले से. पहले एक्स कोऑर्डिनेट देखो, 1 इंटू इसका एक्स कोऑर्डिनेट 3 है, तो 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू इसका एक्स कोऑर्डिनेट लेंगे 7 और डिवाइडेड बाय 1 + 2. सिमिलरली वाई कोऑर्डिनेट, 1 को इधर वाले वाई कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई, तो 1 इंटू 4 प्लस 2 इंटू -6, ऑलराइट, एंड डिवाइडेड बाय 1 + 2. अब आपको बताना है ये पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में है. तो पहले चेक करते हैं पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या आ रहे हैं. तो यहाँ पे ऑब्जर्व करो, 7 2s are 14 + 3, that means it will be 17/2. Look at the y coordinate. -12 + 4 मतलब -8 डिवाइडेड बाय, यहाँ भी 3 आएगा, जस्ट अ मोमेंट. So we have this thing 17/3 -8/3. अब देखो x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है और y कोऑर्डिनेट नेगेटिव है. ध्यान से ऑब्जर्व करो, जैसे अगर हम लेते हैं कोऑर्डिनेट एक्सेस, तो आप नोटिस करो आपके पास x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है तो पॉजिटिव x एक्सेस, और y कोऑर्डिनेट नेगेटिव है तो नेगेटिव y एक्सेस. तो इनसे कौन सा क्वाड्रेंट बन रहा है आपका? फोर्थ क्वाड्रेंट. तो इसका मतलब जो हमारा पॉइंट है वो कौन से क्वाड्रेंट में होगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा. ये देखो यहाँ पे, जस्ट अ मोमेंट. तो पॉइंट विल बी इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, ऑलराइट. तो ये वाला जो पॉइंट है हमारा, दैट इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट. ये हो जाएगा बिकॉज x इज पॉजिटिव एंड y इज नेगेटिव. तो चेक कर लो, फोर्थ क्वाड्रेंट आपकी आ गई कौन सी? डी ऑप्शन. तो here we have D option correct. Now look at question number 20th. The coordinates of a point A where AB is the diameter of a circle whose center is 2, -3 and B is 1, 4. अब देखो इसमें हम बात कर रहे हैं एक सर्कल की. सपोज वी हैव दिस एज द सर्कल. इसमें AB कोई डायमीटर है, दिस इज A एंड दिस इज B एंड C इज द सेंटर ऑफ द सर्कल. आपको एक तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं 2, -3, तो सेंटर इज 2, -3. देन यू आर गिवन कोऑर्डिनेट्स ऑफ B एज 1, 4. आपको किसके कोऑर्डिनेट्स चाहिए? A के. एज्यूम कर लो सपोज इसके कोऑर्डिनेट्स हैं अल्फा, बीटा. तो यहाँ पे लिखती हूँ, जस्ट अ मोमेंट. तो वी आर एज्यूमिंग कोऑर्डिनेट्स ऑफ A टू बी अल्फा, बीटा. जस्ट अ मोमेंट, ये देखो. तो A के कोऑर्डिनेट्स हमने लिए अल्फा, बीटा. अब देखो किसी भी डायमीटर का मिड पॉइंट क्या होता है? सेंटर होता है. तो वी विल से दैट C इज मिड पॉइंट ऑफ डायमीटर AB, इजंट इट? तो C मिड पॉइंट होगा डायमीटर AB का. अब मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं? C के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालोगे? फॉर्मूला होता है x1 + x2/2 एंड y1 + y2 डिवाइडेड बाय 2, isn't it? This is the midpoint formula. तो ये क्वेश्चन हमारा किसके ऊपर बेस्ड है? मिड पॉइंट फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड है, isn't it?
दिस इज कॉल्ड एज मिड पॉइंट फॉर्मूला, जो कि सेक्शन फॉर्मूले से ही मिलता है हमें, isn't it? अब ये एक तरह से हो गया आपका x1 y1 और b के कोऑर्डिनेट्स हैं एक तरह से x2 y2. इज इट ऑल राइट? तो ये देखो दिस विल बी x2 y2. तो पुट कर देते हैं. तो वी गेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ c एज अल्फा प्लस 1/2 बीटा प्लस 4/2. अब आपको सेंटर के कोऑर्डिनेट्स ऑलरेडी गिवन हैं. क्या गिवन है? 2, -3. तो यहां पे हम करते हैं इक्वेट. x कोऑर्डिनेट को करो x कोऑर्डिनेट के इक्वेट. सो वी गेट अल्फा प्लस 1/2 इज इक्वल टू 2. दिस इंप्लाइज अल्फा प्लस 1 इज 4, which means value of alpha is coming out to be 3. अब y कोऑर्डिनेट इक्वेट करेंगे y कोऑर्डिनेट से, तो बीटा प्लस 4/2 will be equal to -3. So beta plus 4/2 is -3, means we have beta plus 4 is equal to -6. That means beta is coming out to be -10. तो देखो a के कोऑर्डिनेट्स हमने एज्यूम किए थे अल्फा कॉमा बीटा, तो दैट मीन्स कि a के कोऑर्डिनेट्स आ गए 3, -10. ठीक है? तो दैट इज द फर्स्ट एंड ऑफ द डायमीटर. कोऑर्डिनेट्स आर 3, -10. Let us check here which option would be correct. So 3, -10 is B option. So we have B option correct. So as I said, this question is based on midpoint formula. अब ये हमारा सेक्शन 1 पार्ट 1 जो था वो खत्म होता है, जिसमें आपके पास 20 MCQs थे. अब हम चलते हैं देखो आगे सेक्शन 2 पार्ट ए पे. सेक्शन 2 पूरा का पूरा सब्जेक्टिव है, जिसके हमारे 3 पार्ट्स थे ए, बी एंड सी. पार्ट ए करते हैं. इसमें आपको 7 क्वेश्चंस दिए हैं. यू हैव टू डू एनी 4. हियर वी विल बी डिस्कसिंग ऑल द क्वेश्चंस, ताकि जिसने जो भी क्वेश्चन किया है अगर उसमें डाउट है तो वो आपका क्लियर हो जाए. तो लेट मी टेक अप नाउ क्वेश्चन नंबर 21. क्वेश्चन ये है, ट्रैफिक लाइट्स एट 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग्स चेंज आफ्टर एवरी 48 seconds, 72 seconds and 108 seconds respectively. If they all change simultaneously at 8 hours, मतलब 8 बजे, then at what time will they again change simultaneously? तो इसके लिए आप क्या करोगे? इनका LCM लोगे. तो we will obtain LCM of 48, 72 and 108. चाहो तो आप इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो. 48 की बात हो रही है, तो 48 is 16 3s are 48, isn't it? That means 2 raised power 4 into 3 raised power 1. फिर अगर हम 72 की बात करते हैं, तो 72 कितना होता है आपका? 36 into कितना? 2. 36 होता है 6 into 6, isn't it? या 8 9 72 भी कह सकते हो. तो 8 into 9 कर लो, तो 2 का क्यूब, ये देखो we can take 8 into 9, so 2 cube into 3 square. ठीक है? ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई. फिर आ जाओ 108 पे. 108 कितना हो जाएगा आपका? इट इज 12 into 9. 12 होता है आपका 3 into 4 और 9 3 का स्क्वायर. तो दैट मीन्स इट इज 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 3 raised power 3. तो एलसीएम में आपको पता है मैक्सिमम पावर्स लेनी है. तो लेट मी राइट नाउ. तो एलसीएम ऑफ 48, 72 एंड 108, और याद रखो ये सेकेंड्स में थे. 2 की मैक्सिमम पावर 4 है, 2 raised power 4, और 3 की मैक्सिमम पावर है 3. तो लेट अस टेक दिस एज द एलसीएम. ये कितना आ गया देखो? दिस इज 16 into 9 which is equal to how much? Sorry, this is 27. तो 16 into 27. Alright, ये हम लेंगे. अब देखो 16 into 27 will come out to be 432, और ये क्या है? सेकेंड्स हैं अभी. 16 into 27. Alright, अब आपको चाहिए कि 8 बजे अगर वो मिल रहे हैं तो उसके बाद कब मिलेंगे? तो इसको मिनट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं. तो आप नोटिस करो कि जैसे 432 को इफ यू आर डिवाइडिंग बाय 60, बिकॉज 1 मिनट इज 60 सेकेंड्स, राइट? तो डिवाइड करके कितना आ रहा है? ऑब्जर्व करो, ये आपका हो जाएगा, किससे जाएगा? 7 से जाएगा.
6 7 जा 42, तो 420 और बचा कितना 12। तो इसका मतलब ये जो 432 सेकेंड्स हैं ये किसके इक्वल हो गए? These are 7 minutes and 12 seconds. All right. तो देखो तीनों ट्रैफिक लाइट्स अगर पहले 8 आवर्स पे मिल रही थी तो अब दोबारा अगेन दे विल मीट एट व्हाट टाइम? दे आर गोइंग टू मीट एट 8 आवर्स, ठीक है, 7 मिनट्स एंड 12 सेकेंड्स। तो इतनी देर के बाद वो लाइट्स दोबारा मीट करेंगी। इज इट ऑल राइट? तो ये हमारा आंसर आएगा। दिस इज द आंसर कि आपको यही बताना था किस टाइम पे वो दोबारा लाइट सिंक्रोनाइज होके एक ही टाइम पे मीट करती हैं। तो दैट इज 8 hours 7 minutes and 12 seconds. So this was the question. Is it okay? तो कब चेंज होंगी साइमल्टेनियसली? ऑल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। लेट अस टेक नाउ क्वेश्चन नंबर 22. Find the quadratic polynomial, sum of zeros is 8 and product is 12. Hence find the zeros of the polynomial. तो आपको quadratic polynomial दिया है। देखो मान लो हमारे पास zeros हैं, सपोज अल्फा और बीटा। तो you are given अल्फा प्लस बीटा एज कितना 8 और अल्फा इंटू बीटा आपको कितना दिया है 12 दिया है। तो देखो आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे बना सकते हो? हमारा जो पॉलिनोमियल है px वो ऐसे बन सकता है एक्स स्क्वायर माइनस, ये एक तरह से सम ऑफ द रूट्स को s से डिनोट कर लो जो कि 8 है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना हो गया 12। तो वी कैन टेक इट टू बी एक्स स्क्वायर माइनस s इंटू एक्स एंड प्लस कितना प्रोडक्ट। दैट मीन्स पॉलिनोमियल इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x, ऑल राइट, एंड प्लस 12। ये हो गया। अब आपको कहा है ऑल्सो जीरोस भी निकालने हैं, तो इसको फैक्टराइज करो। लेट अस स्प्लिट द मिडिल टर्म नाउ। सो दिस कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12। इज इट ओके? सो वी स्प्लिट द मिडिल टर्म। इन द फर्स्ट टू टर्म्स x कॉमन x माइनस 6, फिर माइनस 2 कॉमन x माइनस 6। That means we have x minus 2 into x minus 6. Is it all right? ये हो जाएगा x minus 2 multiplied by x minus 6. तो क्या क्या जीरोस आ गए? दोनों फैक्टर्स को अगर आप जीरो पुट करोगे 2 और 6, all right? तो therefore zeros are 2,6. These are the two zeros. तो पहले तो देखो आपको बताना था पॉलिनोमियल। ये देखो फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पहला पार्ट ये था क्वेश्चन का, और फिर था जीरोस बताओ। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारा ये आ गया, ठीक है। एक तो ये आंसर हो गया आपका कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज दिस, एंड प्लस वी हैड टू फाइंड द जीरोस। सो जीरोस आर 2,6। तो ये हमारे जीरोस हो गए। तो दिस इज गोइंग टू बी द कंप्लीट आंसर, राइट। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 22। अब हम चलते हैं 23rd पे। सॉल्व करना है सिंपली, आपको दो लीनियर इक्वेशंस दी हैं x और y के लिए। लेट अस राइट द इक्वेशंस। फर्स्ट इक्वेशन इज 11x प्लस 15y प्लस 23 इज इक्वल टू 0। लेट मी राइट द सेकेंड इक्वेशन। 7x माइनस 2y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो इक्वेटिंग द कोफिशिएंट से कर लो, बेस्ट है। तो जैसे अगर हम y के कोफिशिएंट से इक्वेट करना चाहते हैं तो पहली इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 2 से, और इसको मल्टीप्लाई कर लो 15 से। लेट्स अस डू दैट। सो फर्स्ट इक्वेशन विल बिकम, इफ यू मल्टीप्लाई बाय 2 वी आर गेटिंग 22x प्लस 30y प्लस 46 इज इक्वल टू 0. Second equation we are multiplying by 15. So we have 15 7s are 105x minus 30y and minus 300 will be equal to 0. अब देखो y के कोफिशिएंट्स इक्वेट हो गए, साइन ऑलरेडी उनमें आपस में अपोजिट है, तो इन दोनों इक्वेशंस को हम करते हैं ऐड। तो इफ यू ऐड 30y माइनस 30y विल गेट कैंसल्ड। वी हैव, ये कितना हो गया देखो, दिस विल बी 127x, ऑल राइट, और माइनस 300 प्लस 46 कितना आएगा?
ये सॉल्व करके आपके पास आ जाएगा 254. दैट मीन्स x इज इक्वल टू 254 डिवाइडेड बाय 127 विच इज इक्वल टू 2. x की वैल्यू 2 आ गई. तो किसी भी एक में पुट कर दो. ओरिजिनल वाली इक्वेशन जो है, सपोज ये वाली इक्वेशन हमारी 1 है, तो लेट अस पुट इन 1. ऑलराइट, तो ये x की वैल्यू हम किस में पुट करेंगे? 1 में पुट करते हैं. लेट अस सी व्हाट आर वी गेटिंग. तो 11 into 2 plus 15y plus 23 will be 0. ये देखो यहाँ पे 1 में पुट कर रहे हैं, तो we will be getting 11 into 2 plus 15y and plus 23 will be equal to 0. So let's find y from here. So we get 22 plus 23 plus 15y is 0. तो ये देखो कितना हो गया? 45. So we have 15y equal to minus 45. This implies value of y will be equal to minus 3. Is it all right? तो x2 आया है और y कितना? minus 3. तो आंसर ये हो जाएगा हमारा value of x is 2 and y is minus 3. This is the answer. Right? x2 and y minus 3. Got it? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 23. गॉट इट? अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं. लुक एट नाउ क्वेश्चन नंबर 24. x equal to 2 and x equal to 3 are roots of this equation. Then we have to find the values of k and m. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर क्वेश्चन है. लेट मी राइट द इक्वेशन फर्स्ट ऑफ ऑल. वी आर गिवन 3x स्क्वायर माइनस 2kx और प्लस 2m किसके इक्वल है? 0 के. ये देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. इसके आपको रूट्स दिए हैं 2 और 3. तो अगर हम मान लें कि रूट्स अल्फा बीटा हैं, तो अल्फा की वैल्यू आपकी है कितनी? 2 और बीटा की वैल्यू इज 3. वी नीड टू फाइंड वैल्यू ऑफ दीज अननोन्स k एंड m. तो यहाँ पे क्योंकि दोनों रूट्स हमें पता हैं, तो हम यूज करते हैं कॉन्सेप्ट सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का. तो पहले लो सम ऑफ रूट्स. ऑलराइट, तो सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा आपको पता है फॉर्मूला इज माइनस बी अपॉन ए. तो ले लेते हैं. ये हो गया 2 प्लस 3 माइनस बी का मतलब 2 टाइम्स के और ए एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट दैट इज 3. गॉट इट? तो यहां से आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो. देखो तो वी हैव 5 3s are 15 इज इक्वल टू 2 टाइम्स के. तो वैल्यू ऑफ k इज कमिंग आउट टू बी 15/2. ये देखो k की वैल्यू इज 15 अपॉन 2. ठीक है. अब m चाहिए, वो सम ऑफ रूट्स जैसे आपका k आया है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा? m आ जाएगा. ये देखो इक्वेशन ये रही. नाउ लेट मी टेक हेयर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स. अब हम यहां पे लेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स. तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा फॉर्मूला इज c अपॉन a. इजंट इट? तो अल्फा 2 है और बीटा 3 है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हो गया 6. c के बदले में है 2m देखो, और a एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट 3. तो 6 इज 2m डिवाइडेड बाय 3. तो लेट अस ऑब्टेन m फ्रॉम हेयर. तो दैट मीन्स वी गेट 2m is equal to 18. तो that means value of m is 9. तो ये हमारे पास आंसर आ गया. तो क्या आंसर आया? हम लिख सकते हैं k is coming out to be 15/2 and value of m is 9. Right? So this is the answer. तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 24. Alright? So I hope it's clear to you. Let's move on to the next question. आप देखो क्वेश्चन नंबर 25. How many terms are there in this AP that we have to obtain? तो नंबर ऑफ टर्म्स बतानी है. अब देखो AP हमें क्या दी हुई है? We are given 7, 11, 15 and last term is given to be 139. तो देखो फर्स्ट टर्म हम स्मॉल a से डिनोट करते हैं, तो दैट इज गिवन टू बी 7. राइट? कॉमन डिफरेंस हम d से डिनोट करते हैं, वो हो गया 11 माइनस 7 दैट इज 4. और आपको बताना है कितनी टर्म्स हैं, तो एज्यूम कर लो
let there be n terms in this AP. Let there be n terms in AP. अब देखो जो nth टर्म होगी वो लास्ट टर्म होगी, तो वो कितनी दी है आपको 139. तो अब हम यूज करेंगे इसका मतलब nth टर्म कितनी हो गई 139, क्योंकि लास्ट टर्म nth टर्म होगी, क्योंकि हमने एज्यूम किया है n टर्म्स हैं. अब अप्लाई कर दो nth टर्म का फॉर्मूला यहाँ पे. तो nth टर्म का AP में क्या फॉर्मूला होता है, a plus n minus 1 into d. This is 139. Put the values of a and d from here. तो a is 7, all right, और n minus 1, d की वैल्यू कितनी है देखो 4, तो into 4 will be equal to 139. 7 को उस तरफ ले जाओ, तो n minus 1 into 4 will be 132. Let us divide by 4. That means we are getting n minus 1 is 132 or divided by 4. तो देखो ये कितना आ जाएगा, it will come out to be 4 से डिवाइड करोगे 132 को, you will be getting 33. That means n is equal to 34. Alright, तो आंसर क्या आ गया, कितनी टर्म्स हैं AP में हमें बताना था, तो that means there are 14 terms. तो this is the answer. There are 14 terms in AP, जिसकी लास्ट टर्म कितनी है 139. तो आंसर 14 नहीं 34, यहाँ पे n 34 आया है, तो दैट मीन्स 34 टर्म्स आर देयर इन AP. ऑलराइट, जिसकी लास्ट टर्म है 139, फर्स्ट टर्म 7 और कॉमन डिफरेंस 4. गॉट इट? सो 34 इज द आंसर. Let's now move on to the next question, question number 26. आपको फिगर दी हुई है जिसमें कहा है देखो AD is perpendicular to BC. Then you are given BD is 1/3 of CD. ये देखो फिगर चाहे हम दोबारा बना लेते हैं. This is the figure. All right. You have A, this point is B, this point is C और ये हमने perpendicular ड्रॉप किया D. अब आप सबसे पहले ये रिजल्ट देखो कि आपको दिया है BD 1/3 CD. इज इट ओके? इसका मतलब एक तरह से CD हो गया 3 times BD. आप नोटिस करो कि अगर आप BD को एक तरह से x लेते हो तो ये कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा. तो इसका मतलब टोटल BC कितना हो गया 4x हो गया. तो यहां से अगर BC की टर्म्स में लिखना है, सी टोटल BC will be equal to 4x. Is it all right? तो x will be equal to 1/4 of BC. Is it all right? ये हो जाएगा. तो अगर हम CD निकालना चाहते हैं, देखो पहले BD लिख लो चाहे, तो BD x है जो कि हो गया 1/4 of BC. तो हमें ये मिल गया. इसी तरह DC देखो कितना आ रहा है, DC is 3x, that means 3/4 of BC. We are getting this. अब प्रूफ क्या करना है देखो, we have to prove this. 2CA square plus 2AB square is equal to 2AB square plus BC square. तो बात कर रहे हैं CA square की और AB square की. तो let us take these two right angle triangles. Alright, तो सबसे पहले हम लेते हैं ट्राइंगल ADC. इसमें अप्लाई करो पाइथागोरस थ्योरम. तो फ्रॉम हेयर CA स्क्वायर विल बी इक्वल टू AD स्क्वायर और प्लस कितना DC स्क्वायर. इज इट ऑल राइट? लेट अस कॉल इट एज 1. फिर दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल लो. ये देखो, लेट मी शो यू द कंप्लीट वन. यस, अब हम ले रहे हैं ट्राइंगल ABD. इसमें भी अप्लाई कर दो पाइथागोरस थ्योरम. इज इट ओके? तो यू विल हैव AB स्क्वायर टू बी इक्वल टू AD स्क्वायर और प्लस कितना BD स्क्वायर. लेट अस कॉल इट एज 2. अब हम एक काम करते हैं, इनमें AD को एलिमिनेट करने के लिए व्हाट वी कैन डू इज डू 1 minus 2. यहां पे कर दो 1 minus 2. लेट अस सी व्हाट डू वी गेट. लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी CA स्क्वायर और माइनस AB स्क्वायर. राइट साइड पे AD स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा. यू विल हैव DC स्क्वायर और माइनस BD स्क्वायर. अब DC देखो यहां से लो 3/4 ऑफ BC है और BD कितना है 1/4 ऑफ BC.
तो पुट करते हैं, तो वी आर गेटिंग CA स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर इक्वल टू DC का स्क्वायर हो गया 9/16 BC स्क्वायर माइनस BD था 1/4 ऑफ BC, तो इट इज 1/16 BC square. So what do we get? Look here. That means we have CA square minus AB square equal to 8/16 BC square. 8 cancel कर दो. That means CA square minus AB square is 1/2 BC square. Cross multiply. So if you cross multiply, we are getting 2CA square minus 2AB square is equal to BC square. And from here we get the required result that 2 times CA square, all right, this is equal to 2 times AB square plus BC square. So this is the result that we had to prove. ठीक है ना? तो पाइथागोरस थ्योरम लगाना है दोनों ट्राइंगल्स में, दो इक्वेशंस आएंगी, उनको आपस में कर दो सब्ट्रैक्ट, राइट? तो 2CA स्क्वायर इज 2AB स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर. ये देखो, दिस वाज द रिजल्ट दैट वी हैड टू प्रूव, दैट 2CA स्क्वायर इज 2AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू. दिस वाज क्वेश्चन नंबर 26. अगले पे मूव करते हैं. Look at now question number 27. So we have to find the value of A if distance between these 2 points is √10. So again this question is based on distance formula. Suppose this is the first point x1 y1 और ये है आपका second point x2 y2. तो you know the distance formula. अभी हमने एक question पहले भी किया है कि AB will be equal to under root of x2 minus x1 square plus y2 minus y1 का square. अब in this particular question we are given A to be 3, A और B हमें दिया है 4, 1 और distance दिया है under root of 10. तो पुट कर देते हैं. √10 is equal to under root of 4 minus 3 का square और plus 1 minus A का square. That means we have, यहाँ पे स्क्वेयरिंग कर दो, पहले स्क्वेयर रूट रिमूव कर लेते हैं. Let us do squaring both sides. Got it? Yeah. तो on squaring, let's see what are we getting. लेफ्ट साइड देखो, √10 का स्क्वायर विल बी 10, राइट साइड पे भी स्क्वेयर रूट रिमूव हो जाएगा. 4 minus 3, 1 का स्क्वायर विल बी 1 and this is 1 minus A का स्क्वायर. That means 1 minus A का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9. या तो आप ओपन करके क्वाड्रेटिक बना लो, फिर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व कर लो, या यहीं पे ले सकते हो स्क्वायर रूट. इज इट ओके? सो इफ यू टेक स्क्वायर रूट वी आर गेटिंग 1 minus A टू बी इक्वल टू प्लस माइनस 3. तो देखो, या तो 1 minus A की वैल्यू आएगी 3, मतलब A विल बी इक्वल टू -2, या फिर आपके पास 1 minus A will be equal to -3, तो value of A will be 4. तो we have either A as -2 या फिर A की वैल्यू कितनी 4. तो this is going to be the answer. ठीक है ना, ये आंसर हो गया. तो A की वैल्यूज बतानी थी, either it is -2 और it is 4. राइट? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 27. राइट? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. लुक एट नाउ क्वेश्चन नंबर 28. उसके लिए हम सेक्शन 2 पार्ट बी अब करेंगे. इज इट ऑल राइट? तो 28 क्वेश्चन इज इन सेक्शन 2 पार्ट बी. इसमें भी आपके 7 क्वेश्चंस हैं, तो जिसमें से आपको कोई भी 4 अटेम्प्ट करने हैं. अगेन वी आर गोइंग टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस, ताकि किसी को भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो वो क्लियर हो जाए. तो लुक हियर क्वेश्चन नंबर 28 नाउ. इज इट ओके? तो देखते हैं क्या है ये क्वेश्चन. So the question is, point P divides the line segment joining the points A -1, 3 and B 9, 8 such that AP upon BP is k/1. अगेन देखो, क्वेश्चन किसके ऊपर है? सेक्शन फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड है. तो यहां पे हम देखते हैं, दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन सेक्शन फॉर्मूला, इजंट इट? तो आपके पास एक लाइन सेगमेंट है AB.
ए के कोऑर्डिनेट्स आर -1, 3, ऑलराइट, तो ये -1, 3 है। फिर बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आर गिवन टू बी 9, 8। आपको कहा है P एक पॉइंट है इस लाइन सेगमेंट के ऊपर जो इसको डिवाइड करता है इन द रेशियो k:1। लिखा है ना, AP अपॉन BP आर इन द रेशियो k:1। आपको बताना है अगर P इस लाइन के ऊपर लाई करता है, ये देखो P एक लाइन के ऊपर लाई करता है पॉइंट जिसकी इक्वेशन है x minus y plus 2 equal to 0, so we have to find the value of k। उसके लिए सबसे पहले हम सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो सेक्शन फॉर्मूला के लिए k इधर वाले से मल्टीप्लाई होगा और 1 a वाले कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई होगा। तो बाय सेक्शन फॉर्मूला कोऑर्डिनेट्स ऑफ p विल बी k इंटू कितना 9, x कोऑर्डिनेट देखो 9k प्लस 1 इंटू -1 विल बी 1 एंड डिवाइडेड बाय k प्लस 1। गॉट इट। फिर हम y कोऑर्डिनेट लेते हैं k इंटू 8, दैट इज 8k, 1 इंटू 3 विल बी 3 अपॉन k प्लस 1। ऑलराइट, तो आई होप ये आपको क्लियर है। k इधर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे 9k, 1 इंटू -1 इज -1 अपॉन k प्लस 1। ऑलराइट, फिर इसी तरह से k इंटू 8 प्लस 1 इंटू 3 अपॉन k प्लस 1। अब देखो p के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास k की टर्म्स में आ चुके हैं और हमें कहा है कि p लाइज ऑन लाइन जिसकी इक्वेशन आपको दी है x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। अब अगर p इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है तो उसके कोऑर्डिनेट्स लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो पुट कर दो, x कोऑर्डिनेट है 9k माइनस 1 अपॉन k प्लस 1। ऑलराइट, देन वी हैव माइनस y विच इज 8k प्लस 3 डिवाइडेड बाय k प्लस 1 एंड प्लस 2 इज इक्वल टू 0। Let's simplify this now. अब इसको solve कर लो. Take LCM as k plus 1. Let us see what are we getting. 9k minus 1 minus 8k minus 3 plus 2k plus 2 is equal to 0. ये हमारे पास आ गया. Cross multiply कर लो and let's simplify the numerator. 9k minus 8k will be k. k plus 2k is 3k. फिर देखो -1 minus 3 is -5, -5 plus 2 will be -3. This is equal to 0. Is it all right? ये हो जाएगा -4 plus 2, sorry -2 आएगा यहाँ पे. This will be -2. Is it okay? तो k की वैल्यू हम यहाँ पे निकालते हैं. So from here value of k is coming out to be 2/3. All right? तो k की वैल्यू पूछी थी. सेक्शन फॉर्मूला से पहले हमने p के कोऑर्डिनेट्स निकाले, फिर यूज किया p लाइन के ऊपर लाई कर रहा है तो कोऑर्डिनेट्स उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे. तो आंसर इज 2/3. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29. फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर विच द इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स. अब आपको पता है रूट्स इक्वल हैं तो डिस्क्रिमिनेंट होता है 0. तो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू यूज. तो लेट मी राइट द इक्वेशन फर्स्ट ऑफ ऑल. We have alpha minus 12 into x square plus 2 times alpha minus 12 into x plus 2 is equal to 0. Now since we are given that quadratic equation has equal roots, alright, क्योंकि roots equal हैं तो इसका मतलब discriminant will be equal to 0. Discriminant का फॉर्मूला आपको पता है, b square minus 4ac will be 0. अब देखो यहाँ पे b कितना है, इट इज x का कोफिशिएंट, तो उसका स्क्वायर हो गया 2 2s of 4 अल्फा माइनस 12 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इज कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर विच इज अल्फा माइनस 12, फिर इंटू c विच इज 2, तो इंटू 2 विल बी इक्वल टू 0. अब देखो हमारे पास इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है. वी हैव 4 इंटू अल्फा माइनस 12 कॉमन. We are left with alpha minus 12 minus 2 is equal to 0. तो एक तरह से हमारे पास आ गया 4 into alpha minus 12 into alpha minus 14 is 0. अब ध्यान से देखो ये वाला फैक्टर आपका होगा नॉन जीरो. क्यों? क्योंकि कभी भी अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 तो कंडीशन होती है a शुड बी नॉन जीरो, इजंट इट? क्योंकि देखो अगर a 0 हो गया तो आपके पास लीनियर इक्वेशन बन जाएगी.
तो अल्फा यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, अल्फा -12। तो यहाँ पे हमारे पास कंडीशन है कि अल्फा -12 शुड बी नॉन जीरो, तो ये जीरो नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये प्रोडक्ट जीरो तब बनेगा जब अल्फा -14 विल बी जीरो, दैट मीन्स वैल्यू ऑफ अल्फा विल बी 14। दिस इज गोइंग टू बी द आंसर, ऑलराइट। सो अल्फा की वैल्यू जो है वो 12 पॉसिबल नहीं है, तो वैल्यू ऑफ अल्फा विल बी 14, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30th एपी के ऊपर क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन आर द nth टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग टू एपीज इक्वल एंड फाइंड दिस टर्म। अब देखो दो एपीज आपको दी हुई हैं, हम दोनों में nth टर्म निकाल लेते हैं। फर्स्ट एपी लेते हैं पहले, विच इज 13, 19, 25 एंड सो ऑन, ऑलराइट। मान लो इसमें फर्स्ट टर्म स्मॉल a है, तो यू कैन सी इट इज 13, कॉमन डिफरेंस इज स्मॉल d, तो 19 माइनस 13 इज 6, और मान लो nth टर्म हम a n से डिनोट कर रहे हैं। तो आपको पता है nth टर्म का फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दैट मीन्स इट इज 13 प्लस n माइनस 1 इंटू 6। तो पहली एपी की nth टर्म आ गई 6n, 13 माइनस 6 वुड बी 7, दैट इज 6n प्लस 7, लेट अस कॉल इट एज 1। अब देखो हम लेते हैं सेकेंड एपी, इज इट ऑल राइट, लेट मी टेक सेकेंड एपी। क्या दी हुई है देखो 69, ये डिक्रीजिंग एपी है तो कॉमन डिफरेंस नेगेटिव होगा, देखो 69, 68, 67 एंड सो ऑन। एक काम करते हैं, इसकी फर्स्ट टर्म को कैपिटल ए से डिनोट करते हैं विच इज 69, कॉमन डिफरेंस को डिनोट कर लो कैपिटल डी से। अब यहां पे गलती मत करना, अगली में से पिछली टर्म माइनस करनी होती है, तो 68 माइनस 69 करोगे, दैट मीन्स कॉमन डिफरेंस इज -1। वैसे भी देखो जब एपी इंक्रीज करती है तो कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव होता है, जब एपी डिक्रीज करती है तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है, नेगेटिव। और मान लो इसकी nth टर्म हम कैपिटल ए एन से डिनोट करते हैं, फॉर्मूला वही रहेगा, कैपिटल ए एन विल बी a प्लस n माइनस 1 इंटू कैपिटल डी। तो a और कैपिटल d की वैल्यूज पुट करते हैं, वी हैव 69 प्लस n माइनस 1 इंटू माइनस 1, इज इट ओके। तो यहां पे देखो हमारे पास nth टर्म क्या आ गई, दिस इज इक्वल टू 69 प्लस 170 माइनस n। तो दूसरी एपी की nth टर्म ये आई है, लेट अस कॉल इट एज 2। तो आपको क्या दिया था, दोनों एपी में nth टर्म्स इक्वल हैं, तो हमें ये चीज गिवन है यहां पे कि स्मॉल a n इज इक्वल टू कैपिटल a n, दिस थिंग इज गिवन। तो पुट कर दो, दैट मीन्स 6n प्लस 7 इज इक्वल टू 70 माइनस n, दैट मीन्स वी आर गेटिंग 7n इज इक्वल टू हाउ मच, 63, मीनिंग n की वैल्यू कितनी आ गई, 9। तो n9 के लिए हमारे पास दोनों सीक्वेंस की nth टर्म सेम हो जाएगी। फिर आपको वो टर्म भी निकालनी है। अब देखो फ्रॉम या तो 1 से निकाल लो या 2 से, एक ही आंसर आएगा। मैं यहीं पे दिखाती हूँ आपको, जैसे अगर आप 1 में पुट करते हो n को 9, तो इट विल बी 6 इंटू 9 प्लस 7, दैट मीन्स 6 9s are 54 प्लस 7, दैट इज इक्वल टू 61। तो वो टर्म ये है। अगर आप इसमें पुट करते तो भी वही आता, ये देखो कैपिटल ए एन, दिस वुड बी 70 माइनस 9, अगेन इट इज इक्वल टू 61। देख रहे हो, तो n की, तो आंसर आपको दो चीजें पूछी थी, एक n की कौन सी टर्म है वो, और एक 60 वो टर्म कौन सी है, उसकी वैल्यू क्या है 61। तो आंसर में हम ये लिखेंगे, पहला आंसर आएगा 9 और फिर दूसरा आंसर कितना है 61। देखो क्वेश्चन दोबारा पढ़ो एक बारी, क्या क्या इन्होंने पूछा है हमें कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द टर्म्स इक्वल, तो वो 9 आई है, एंड ऑल्सो फाइंड दिस टर्म, दैट टर्म इज 61, राइट। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 31। आपको ये फिगर दी हुई है जिसमें कहा है P इज मिड पॉइंट ऑफ BC एंड Q इज मिड पॉइंट ऑफ किसका, AP का। देन BQ आपने ज्वाइन किया, उसको आगे प्रोड्यूस करना है टू मीट AC एट R, तो प्रूव करना है RA इज 1/3 ऑफ CA। लेट अस ड्रॉ द फिगर हेयर।
ये देखो इस टाइप का क्वेश्चन है आपका ये। यहां पे हमारे पास ये ट्राइंगल है ए बी और सी। पहली चीज गिवन है पी बी सी का मिड पॉइंट है, दैट मीन्स बी पी इज इक्वल टू पी सी, ये हमें दिया हुआ है। देन यू आर गिवन क्यू इज मिड पॉइंट ऑफ ए पी को ज्वाइन करो और Q इसका मिड पॉइंट है, दैट मीन्स वी ऑल्सो हैव ए क्यू इज इक्वल टू क्यू पी। ये भी रिजल्ट है हमारे पास, मतलब ये दोनों आपस में इक्वल हैं और ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। फिर वो बोल रहे हैं ए क्यू बी क्यू को ज्वाइन करो और प्रोड्यूस कर दो आगे टू मीट दिस ए सी एट पॉइंट आर। तो आपने शो करना है आर ए इज 1/3 ऑफ सी ए। तो यहां पे हम क्या करते हैं, P से एक लाइन ड्रॉ करते हैं पैरेलल टू QR। इज इट ऑल राइट? लेट इट बी S। तो यहां पे इन्होंने जैसे फिगर में आपको दिखाया हुआ है तो यहां पे लेते हैं, अगर नहीं भी दिया तो ये आप खुद से लोगे। तो यहां पे हम बोलेंगे ड्रॉ PS पैरेलल टू QR। इज इट ऑल राइट? अब देखो हमारा जो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम होता है वो हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट दिस ट्राइंगल APS। तो देखो हम इस वाले ट्राइंगल के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। इस ट्राइंगल में हमारे पास QR पैरेलल है PS के। ये देखो तो साइड्स क्या हो जाएंगी, प्रोपोर्शनल हो जाएंगी। दैट मीन्स वी हैव AQ अपॉन QP विल बी इक्वल टू AR अपॉन RS बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो AQ आप देखो किसके इक्वल है, QP के इक्वल है। तो अगर ये इक्वल है तो यहां से हमें मिल रहा है ना AQ अपॉन QP विल बी इक्वल टू 1। तो दिस इंप्लाइज 1 इज इक्वल टू AR अपॉन RS which implies that RS is equal to AR या RA, कुछ भी कह लो। Let us call this result as 1। तो ये हमारे पास रिजल्ट 1 आ गया। अब देखो इसी में हम एक दूसरा ट्राइंगल लेते हैं। नाउ लेट मी टेक दिस ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल लो बी, लेट मी टेक दिस ट्राइंगल, पहले हमने कौन सा लिया है, APS लिया है, अब हम लेंगे BRC। लेट अस टेक ट्राइंगल BRC। इसमें आप नोटिस करो BR इज पैरेलल टू PS। देखो हमने कहा था PS QR के पैरेलल है, ये सेम ही साइड है, ठीक है ना, BQ को ही प्रोड्यूस करके ये आगे QR बना है, तो इसका मतलब ये पूरी साइड इसके पैरेलल है। तो वी हैव BR पैरेलल टू PS। इज इट ऑल राइट? ये हो गया। तो फिर से अगर ये साइड्स पैरेलल हैं तो साइड्स प्रोपोर्शनल हो जाएंगी। दैट मीन्स BP अपॉन PC विल बी हाउ मच, RS अपॉन कितना, SC। तो लेट मी टेक दिस नाउ। तो यहां पे हम फिगर में ले लेते हैं, व्हाट आर वी गेटिंग, लेट मी राइट। तो वी आर गेटिंग BP अपॉन PC विल बी इक्वल टू हाउ मच, RS अपॉन SC। अब फिगर में देखो, ये क्वेश्चन में देखो हमें गिवन है कि P मिड पॉइंट था, तो वी हैव BP इक्वल टू PC। अगर BP PC के इक्वल है तो इनकी जो रेशो है BP अपॉन PC दैट विल बी इक्वल टू 1। ये हम यहां पुट कर देते हैं। तो दैट मीन्स वी आर गेटिंग 1 इज इक्वल टू RS अपॉन SC। तो दैट मीन्स वी हैव SC इज इक्वल टू RS। Let us call it as 2. So let us see what do we get from 1 and 2. All right. So from 1 and 2, ये देखो, from 1 and 2 दोनों में ही RS आ रहा है ना, ये देखो RS RA के इक्वल है और RS SC के भी इक्वल है, तो और 3 आर इक्वल, RA इज इक्वल टू RS इज इक्वल टू SC। तो अब फिगर में नोटिस करो, ये देखो RA, ये थोड़ा सा और लेट मी, यस, ये RA है, दिस इज RS एंड दिस इज SC। ये तीनों अगर आपस में इक्वल हैं तो ऑब्वियसली RA पूरी AC का क्या होगा, 1/3 होगा। तो लेट अस राइट इट डायरेक्टली नाउ। दिस इंप्लाइज, या ऐसे भी कह सकते हो, पूरी साइड हमारी कौन सी थी, AC। तो AC किसके इक्वल थी, RA प्लस RS प्लस SC। All 3 are equal, तो it is RA plus RA plus RA, या डायरेक्टली भी कह दो
तो this implies AC is equal to 3 times RA. So that shows that RA is equal to 1/3 of AC. All right, that is what we had to show. Clear? तो ये देखो, यही शो करना था. RA is equal to 1/3 of AC कहो या CA कहो, बात एक ही है. So that is what we had to show in this question. तो मेन चीज यही है कि आप P से एक लाइन लोगे parallel to QR, all right, which is meeting AC at point S, right? Now next question, question number 32. Find the values of P and Q for which the following system has infinitely number of solutions. अब देखो कंडीशन क्या होती है. अगर आपके पास इक्वेशंस हैं दो लीनियर a1x plus b1y equal to c1 and second equation is a2x plus b2y is equal to c2, तो infinitely many solutions कब होते हैं? जब लाइंस कोइंसिडेंट होती हैं, एक के ऊपर एक होती है, तो एवरी पॉइंट इज अ सॉल्यूशन. और उसकी कंडीशन ये होती है कि a1 अपॉन a2 इज b1 अपॉन b2 इज c1 अपॉन c2. अब हम लेते हैं, ये देखो, फर्स्ट इक्वेशन इज 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7 एंड सेकेंड इज p प्लस qx प्लस 2p माइनस q into y is equal to 21. All right, ये है. अब देखो, let us apply this condition now that a1 upon a2 is b1 upon b2 is c1 upon c2. That means we have 2 upon p plus q is equal to 3 upon 2p minus q is equal to 7 upon 21. यहाँ पे कैंसिल कर लो, this will be 1 upon 3. एक इक्वेशन यहां से आ जाएगी, इन दोनों को इक्वेट करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, वी गेट p प्लस क्यू इज इक्वल टू 6. एक इन दोनों को इक्वेट करके आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, व्हाट आर वी गेटिंग? 2p माइनस क्यू इज इक्वल टू 9. गॉट इट? इन दोनों को सॉल्व करके निकालते हैं p और q. लेट अस ऐड दीज टू. इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लो, q कैंसिल हो जाएगा. वी आर गेटिंग 3p इज इक्वल टू 15, सो p विल बी इक्वल टू 5. तो यहां पे पुट कर दो, p प्लस q 6 है, तो दैट मीन्स वी गेट q विल बी इक्वल टू 6 माइनस 5, दैट मीन्स वैल्यू ऑफ q विल बी 1. तो p और q की वैल्यूज पूछी थी, तो आंसर आ जाएगा 5,1. या ऐसे भी लिख सकते हो, p इज 5 and value of q is 1. This is the required answer. Got it? So p is 5 and q is 1. तो हमने क्वेश्चन कैसे किया? ये वाली कंडीशन यूज करके किया है कि अगर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हैं तो a1 अपॉन a2 इज b1 अपॉन b2 इज c1 अपॉन c2. और ग्राफिकली कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं, एवरी पॉइंट इज अ सॉल्यूशन ऑन द लाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 33. Alpha and beta are zeros of a polynomial such that उनका sum 6 है और product 4 है. You have to write the polynomial. अब यहाँ पे देखो, जैसे zeros alpha beta दिए हैं, तो alpha plus beta is 6 and alpha into beta is 4. तो हम कैसे बनाते हैं पॉलिनोमियल? ये देखो, एक तरह से sum of roots हो गया 6 और product हो गया हमारे पास 4. तो पॉलिनोमियल अगर हमने लिखना है px, इट वुड बी एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इनटू x प्लस प्रोडक्ट. इजंट इट? ऐसा क्यों होता है? देखो, क्योंकि अगर आपके पास जीरोस हैं, ये देखो, व्हाट इज द रीजन? लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू ओवर हियर. जैसे अगर आप रूट्स लेते हो अल्फा बीटा, तो आप पॉलिनोमियल ऐसे बनाते हो ना, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा. तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बीटा minus x alpha plus alpha beta. So this can be written as, look here, x square minus alpha plus beta into x and plus alpha beta. तो ये देखो, alpha plus beta is sum, तो x square minus s into x और alpha beta कितना है? प्रोडक्ट. तो हम पॉलिनोमियल ऐसे लिख सकते हैं. तो लिख लो इसको, चाहो तो डायरेक्टली लिख लो या फिर ऐसे करके आप दिखा भी सकते हो. So let me now put, we have sum of the roots as 6 and product is equal to 4.
तो दैट मीन्स वी हैव पॉलिनोमियल px एज x square minus 6x plus 4. तो this will be the required polynomial. Got it? तो ये हमारा आंसर आएगा. This was question number 33. अगले पे चलते हैं. Question number 34. You are given PQRS are the vertices of a parallelogram PQRS. तो आपने A और B की वैल्यूज निकालनी है. अब देखो पैरेललोग्राम की बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं. जो सिंपलेस्ट प्रॉपर्टी हमें लगेगी इस क्वेश्चन को करने के लिए अप्लाई हो सकती है, हम वही अप्लाई करेंगे. सो वी हैव दिस PQRS एज अ पैरेललोग्राम. कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं. कोऑर्डिनेट्स ऑफ P आर A, -11. Q के कोऑर्डिनेट्स हैं 5, B. कोऑर्डिनेट्स ऑफ R हैं 2, 15. फिर S के कोऑर्डिनेट्स हैं 1, 1. अब अपार्ट फ्रॉम मेनी properties of parallelogram ki a pair of opposite sides are equal and parallel, we have this property also कि diagonals bisect each other, isn't it? Parallelogram में property होती है कि diagonals यहाँ पे PQRS is a parallelogram. ये हमारा parallelogram है, तो diagonals bisect each other. Bisect each other का मतलब है कि दोनों का midpoint same होगा. जैसे ये M है तो ये पी आर का भी मिड पॉइंट है और क्यू एस का भी मिड पॉइंट है. तो दैट मीन्स वी हैव मिड पॉइंट ऑफ पी आर विल बी सेम एज मिड पॉइंट ऑफ क्यू एस. दैट इज द मीनिंग कि डायगोनल्स पैरेललोग्राम के क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं. अब मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई कर दो. क्या होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला? कि अगर एक लाइन सेगमेंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं एंड पॉइंट्स x1 y1 x2 y2, देन मिड पॉइंट इज गिवन बाय x1 plus x2 by 2, y1 plus y2 by 2. सो लेट्स अप्लाई इट ओवर हियर. यहाँ पे देखो पी आर का मिड पॉइंट, तो x1 plus x2 का मतलब a plus 2 upon 2. देन y1 plus y2 by 2 means -11 plus 15 by 2. This would be same as midpoint of QS. तो इसमें भी midpoint formula अप्लाई करो. तो we have 5 plus 1 upon 2, B plus 1 upon 2. अब देखो अगर ये एक ही पॉइंट है तो x कोऑर्डिनेट्स भी इक्वल होंगे आपस में और y कोऑर्डिनेट्स भी इक्वल होंगे. तो पहले हम x कोऑर्डिनेट्स इक्वेट कर लेते हैं. a plus 2 upon 2 is 6 upon 2. 2 कैंसिल करो, दैट मीन्स a इज कमिंग आउट टू बी 4. फिर यहाँ पे इक्वेट करते हैं y कोऑर्डिनेट्स आपस में. गॉट इट? 15 minus 11 will be 4, तो 4 upon 2 will be equal to b plus 1 upon 2. 2 कैंसिल कर दो, दैट मीन्स वैल्यू ऑफ b इज कमिंग आउट टू बी 3. तो यही पूछा था a और b की वैल्यूज. सो दिस विल बी द आंसर, दैट a is 4 and b is 3. राइट? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 34. नाउ नेक्स्ट वी कम टू सेक्शन 2 का पार्ट सी. ठीक है, इसमें आपको 2 ही क्वेश्चंस करने हैं अटेम्प्ट, बट अगेन एज आई सेड विल बी डूइंग ऑल द क्वेश्चंस. तो देखो अगला क्वेश्चन नंबर 35. आपको कहा है अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. और वही फ्रैक्शन में अगर 3 ऐड कर दें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, इट बिकम्स 5/6. तो आपको ओरिजिनल फ्रैक्शन बताना है. तो क्वेश्चन इज नॉट डिफिकल्ट. वी कैन एज्यूम लेट द फ्रैक्शन बी x upon y. मान लो ये हमारा फ्रैक्शन है. तो आपको कहा है कि अगर 2 ऐड कर दें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में तो वो 9/11 बनता है. मतलब x plus 2 upon y plus 2 is 9 upon 11. इससे इक्वेशन बनाते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके. तो 11x plus 22 is equal to 9y plus 18. That means we are getting 11x minus 9y and plus 4 is 0. That is equation 1. तो एक इक्वेशन हमारी ये बन गई. सेकेंड कंडीशन देखो क्या दी है. अगर 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, फ्रैक्शन बन जाता है 5/6. तो ओरिजिनल फ्रैक्शन हमारा ये था. तो अगर दोनों में हम 3 ऐड कर दें तो इट इज बिकमिंग 5/6.
Got it? Again, let us cross multiply to form the second equation. So we are getting 6x plus 18 is equal to 5y plus 15. So second equation is 6x minus 5y plus 3 is equal to 0. Let us call it as 2. तो दो लीनियर इक्वेशंस आ गई. सॉल्व करके वी आर गोइंग टू फाइंड x एंड y. तो लेट मी राइट देम टुगेदर. तो वी हैव 11x माइनस 9y प्लस 4 इक्वल टू 0 और फिर 6x माइनस 5y प्लस 3 इज इक्वल टू 0. किसी के भी कोफिशिएंट इक्वेट कर दो. मान लो हम y के कर लेते हैं तो मल्टीप्लाई बाय 5 एंड दिस बाय 9. तो लेट्स सी व्हाट आर वी गेटिंग. We get 55x minus 45y plus 20 is equal to 0. Second equation, 54x minus 45y plus 9 3s are 27 is equal to 0. अब देखो यहाँ पे साइन चेंज करो. प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस. ये दोनों हमारे चेंज हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे. माइनस 45y प्लस 45y. 55x माइनस 54x इज x. माइनस 7 इज इक्वल टू 0. दिस इंप्लाइज x की वैल्यू आ गई 7. तो न्यूमिरेटर 7 आ गया. 1 या 2 किसी में भी पुट कर दो. ये देखो 2 में चाहो तो पुट कर लो. ये देखो 2 पर ये रहा. तो लेट अस पुट इन 2. तो वी गेट 6 into 7 minus 5y plus 3 is equal to 0. 7 6 are 42 plus 3 45 is equal to 5y. That means y is coming out to be 9. तो आपको फ्रैक्शन बताना था जो हमने अज्यूम किया था x upon y. So therefore fraction is x upon y, that is 7 upon 9. ठीक है, तो ये हमारा फ्रैक्शन है. दिस इज गोइंग टू बी द आंसर. तो ओरिजिनल फ्रैक्शन इज 7 अपॉन 9. आप चाहो तो उसमें 2 ऐड करके 3 ऐड करके वेरीफाई भी कर सकते हो कि न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में 2 ऐड कर रहे हो तो वो कितना बन रहा है 9 by 11 और 3 ऐड करने पे 5 by 6. सो द ओरिजिनल फ्रैक्शन x अपॉन y इज कमिंग आउट टू बी 7 अपॉन 9. Now look at the next question, question number 36. In question number 36 we have minus 4 is a root of this equation और इस equation के equal roots हैं तो आपने p और q की values बतानी है. अब सबसे पहली equation हम लेते हैं x square plus px minus 4 equal to 0. आपको कहा है minus 4 is a root. अब देखो सिंगल रूट दिया हो तो इसका मतलब क्या होता है कि x की वैल्यू अगर -4 लेंगे तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी. तो -4 रूट है. दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू -4 सेटिस्फाइज. इस इक्वेशन को लेट अस कॉल एज 1. तो इट सेटिस्फाइज 1. दैट इज द मीनिंग. तो पुट करते हैं. वी आर गेटिंग -4 स्क्वायर p इंटू -4 एंड -4 इज इक्वल टू 0. That means 16 minus 4 is equal to 4p. This implies we have 12 is equal to 4p, which means value of p is coming out to be 3. तो p की वैल्यू 3 आ गई. अब देखो सेकेंड इक्वेशन के बारे में दिया है. इट हैज गॉट इक्वल रूट्स. रूट्स कब इक्वल होते हैं? व्हेन डिस्क्रिमिनेंट इज 0. तो लेट अस अप्लाई दैट. नाउ लेट मी राइट सेकेंड इक्वेशन. ऑलराइट, सेकेंड इक्वेशन इज equation second is x square plus px plus q equal to 0. We are given that it has got equal roots. Now if roots are equal, discriminant is equal to 0. That is b square minus 4ac will be 0. अब b square कितना हो गया? x का कोफिशिएंट p है तो it implies p square minus 4 into x square का कोफिशिएंट 1 है और constant is q. This will be equal to 0, which means we are getting that p square is equal to 4q. अब p की वैल्यू 3 आ चुकी है. इसको हम यहाँ पुट कर देते हैं. तो 3 का स्क्वायर 9 will be equal to 4q. That means value of q is 9 by 4. तो ये हमारा आंसर आ गया. देखो, we had to find values of p and q. तो p is coming out to be 3 and value of q is 9 by 4.
So this is the answer to this question. Got it? तो दो इक्वेशंस दी थी, पहले में आपको एक रूट दिया था और दूसरे में रूट्स हमें दिए थे इक्वल, and we had to obtain values of both P and Q. Now let us come to question number 37. You are given sum of 4th and 8th terms of an AP is 24 and sum of 6th and 10th terms is 44. Find the first three terms of AP. अब assume कर लेते हैं AP में suppose first term is small a and common difference is D. Is it okay? और nth term का ही इसमें formula use होगा कि nth term is then given by a plus n minus 1 into d. मतलब जो भी term लेते हैं d का कोफिशिएंट उससे पिछला नंबर होता है. पहली कंडीशन आपको दी है कि फोर्थ और एट्थ टर्म्स का सम जो है वो कितना है 24. लेट अस सी व्हाट डू वी गेट फ्रॉम हियर. फोर्थ टर्म हो जाएगी a plus 3d और एट्थ टर्म विल बी a plus 7d and this is 24. That means we have 2a plus 10d is 24. देखो 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 कॉमन लेके कैंसिल कर दो तो a plus 5d is 12. Let us call this as 1. इस इक्वेशन को कह दो 1. अब आपको दिया है 6th और 10th टर्म्स का सम है 44. तो लेट मी टेक दिस a6 plus a10 that is given to be equal to 44. अब 6th टर्म का मतलब a plus 5d और 10th टर्म will be a plus 9d and sum is given to be 44. Let's simplify now. So we are getting 2a plus 14d is equal to 44. Again 2 कॉमन लेके कैंसिल हो सकता है तो a plus 7d is equal to 22. Call this as 2. अब देखो हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई 1 और 2. दो इक्वेशंस हैं, दो अननोन्स हैं तो इजीली सॉल्व कर सकते हैं. तो लेट अस सॉल्व इट. 2 minus 1 कर लो. तो लेट अस सी व्हाट आर वी गेटिंग. ये देखो अब a minus a will be cancelled, 7d minus 5d will be 2 times d और 22 minus 12 will be 10. तो that means d की वैल्यू is coming out to be 5. a निकालने के लिए 1 या 2 किसी में भी पुट कर सकते हो. Let us put in 1. So we have a plus 5d as 12. तो a plus 5 into 5 is equal to 12. This implies we are getting what? a is equal to 12 minus 25. Is it all right? ये हो जाएगा. तो इसका मतलब a आ गया कितना? -13. फर्स्ट टर्म AP की हमारी है -13. आपको पास अब देखो a भी है और d भी है. आपको निकालनी थी फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ AP. तो लेट अस फाइंड नाउ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ AP. राइट? तो फर्स्ट टर्म है -13. AP में अगली टर्म कैसे मिलती है? प्रीवियस टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करके. -13 प्लस 5 विल बी -8. फिर -8 में 5 ऐड करो -3. तो दीज आर द फर्स्ट 3 टर्म्स. सो दिस इज गोइंग टू बी द आंसर. राइट? तो यही था ना क्वेश्चन. देखो फाइंड फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ AP. -13 -8 -3. तो ये हमें निकालना था फर्स्ट 3 टर्म्स. राइट? Now let us look at the last question, question number 38. Question is find coordinates of the point which is equidistant from 3 points A, B and C. तो हम assume कर लेते हैं let required point be P having coordinates x, y. अब आपको कहा है P equidistant है तीनों पॉइंट से. That means we are given that AP is equal to BP is equal to CP. तीनों आपस में इक्वल होंगे. पहले हम ये वाली कंडीशन लेते हैं AP is equal to BP. तो डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर दो. A के कोऑर्डिनेट्स हैं 5 1 और B के हैं -3 -7. P के हमने कोऑर्डिनेट्स एज्यूम किए हैं x, y. तो दैट मीन्स वी हैव अंडर रूट ऑफ x -5 का स्क्वायर प्लस y -1 square. This is equal to under root of BP, which means x minus plus 3 का square और y plus 7 का square. यहाँ पे आप लिख भी सकते हो A के कोऑर्डिनेट्स वर 5, 1.
और b के थे -3 -7। लेट्स सिंप्लीफाई दिस। यहां से ना स्क्वेयरिंग करके आपको एक लीनियर इक्वेशन मिलेगी x और y में। यस, लेट्स सी। लेट अस डू स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। तो वी आर गेटिंग, ब्रैकेट्स भी ओपन कर लेते हैं, माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से। स्क्वेयरिंग करने से बाहर वाला अंडर रूट आपका रिमूव हो जाएगा। तो वी गेट एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x, देन y स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y, this is equal to x square plus 9 plus 6x, then y square plus 49 plus 14y. All right, we have this. Now let us see क्या क्या हमारा कैंसल हो रहा है। अब यहां पे देखो, x स्क्वायर कैंसल हो जाएगा आपका, फिर y स्क्वायर भी हो जाएगा कैंसल। So let us take all the terms on the right hand side. Let's see what do we get. 6x plus 10x will be 16x. Then 14y and plus 2y will be 16y. And then we have 9 plus 49, 58 minus 26 will be 32 equal to 0. 16 से डिवाइड कर दो, so we have x plus y plus 2 equal to 0. Or we can say from here y is equal to -2 minus 6, right? Let us call this as 1. अब अगली कंडीशन यूज करते हैं कि BP is equal to CP. ये देखो, पहले हमने यूज किया था AP is equal to BP. Now we will use BP is equal to CP. तो let us take that. B के कोऑर्डिनेट्स और C के कोऑर्डिनेट्स let us see हमें क्या दिए हैं। Coordinates of B are given to be, look here, -3 -7, फिर 7 -1. तो let us write -3 -7. These are the coordinates of B, all right? और C के coordinates हैं 7 -1 और P के हमने लिए थे x, y. तो let us apply distance formula over here, all right? BP देखो कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ x प्लस 3 का स्क्वायर plus y plus 7 square, and right side will be CP, under root of x minus 7 square plus y plus 1 square. Again, to remove the square root, let us do squaring both sides. Is it all right? So we are going to do squaring on both sides. देखो क्या मिल रहा है स्क्वेयरिंग करके। यहाँ पे लेफ्ट साइड लेते हैं पहले। we have x square प्लस 9 प्लस 6x, राइट? फिर है y स्क्वेयर प्लस 49 प्लस 14y, राइट साइड पे स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएगा, ब्रैकेट्स ओपन कर लो, x स्क्वेयर प्लस 49 माइनस 14x और y स्क्वेयर प्लस 1 प्लस 2y. लेट्स सी अगेन व्हाट ऑल इज गेटिंग कैंसल्ड। x स्क्वेयर कैंसिल हो गया, y स्क्वेयर कैंसिल हो गया और एक इसमें 49 भी हमारा कैंसिल हो रहा है। इसमें सारी टर्म्स इस तरफ ले आओ। 6x plus 14x will be 20x. Is it all right? Then we have 14y minus 2y, that is 12y, और 9 और यहाँ पे -1, that is 8 is equal to 0. इसमें 4 कॉमन लेके कैंसिल कर लो। We have 5x plus 3y और plus 2 is equal to 0. Let us call it as 2. Is it all right? अब देखो 1 से क्या मिल रहा था। See, we were getting y is equal to -2 minus x. ये वैल्यू हम पुट करते हैं 2 में। तो what do we have from 1? From 1 we have y is -2 minus x. तो put in 2. We are getting 5x plus 3 into -2 minus x. Just a moment. तो 3 into -2 minus x plus 2 is equal to 0. Let's simplify. So we have 5x minus 6 minus 3x plus 2 will be 0. That means we have 2x is equal to 4. So value of x is coming out to be 2. Is it all right? ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। y में पुट कर दो, देखो y कितना था -2 minus x. तो therefore y will be equal to -2 minus 2. That means value of y is -4. तो पॉइंट P के रिक्वायर्ड जो कोऑर्डिनेट्स थे जो हमने एक्स वाई अज्यूम किए थे बेटा वो आ गए 2, -4. तो दिस इज द आंसर।
राइट? ये वो पॉइंट है विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 3 गिवन पॉइंट्स. सो दिस विल बी द आंसर. गॉट इट? तो ये था हमारा क्वेश्चन कि पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताओ विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द 3 गिवन पॉइंट्स. इज इट ओके? तो डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना है आपने. स्क्वेयरिंग करके दो लीनियर इक्वेशंस मिलेंगी, उनको आपस में सॉल्व कर लो. दैट विल गिव यू वैल्यूज ऑफ x एंड y. सो आई होप आपको क्लास 10th का ये मॉक टेस्ट जो हमने डिस्कस किया उसमें जितने भी टर्म 1 के आपके चैप्टर्स थे उसके क्वेश्चंस हमने किए हैं, तो कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो गए होंगे. Because when we do the questions, of course, formulas are automatically revised. So please practice and practice some more tests also, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आपको टाइम का भी मैनेजमेंट का पता चलेगा कि कितने टाइम में आपका कितना पेपर कंप्लीट हो रहा है या नहीं. तो जितने ज़्यादा आप मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करोगे स्पीड भी इंक्रीज हो जाएगी और कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा, और पता भी चल जाता है कि हमारे क्या वीक पॉइंट्स हैं. जो क्वेश्चंस हमने नहीं किए या नहीं हो रहे हमसे, वी नो कि उन टॉपिक्स पे हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है. ऑलराइट? सो कीप प्रैक्टिसिंग and keep enjoying the benefit of our courses. Thank you and bye-bye.